हेलो बच्चों, क्या हाल है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रीति, सौरभ, हिमांशु, शौर्य, अनुराग, गुड इवनिंग। राजीव, देवाशीष, स्वाति, गुड इवनिंग। शिजा, रिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भाविका, सचिन, सोनाली, अभिषेक, आईआईटी बॉम्बे, सौरभ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल है सब लोगों के। बहुत बढ़िया, खूब मेहनत करो भाई, खूब मेहनत करो, शाबाश। गुड इवनिंग मीरा, प्रणव, बबीता, लव कुश, विवेक, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। रोहन, प्रिया, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। डिंपल, अनन्या, रश्मि, हर्षित, राहुल, गुड इवनिंग। फहीम, गुड इवनिंग। संचित, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई। कैसा चल रहा है भाई। सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जल्दी से बता दो पढ़ाई कैसी चल रही है। अब फुल पेस पर चल रही है कि नहीं, ये बता दो। मतलब आप अभी भी गुंजाइश है या नहीं, बस ये मुझे बता दो। क्योंकि अगर अभी भी गुंजाइश है तो फिर इसको फटाफट पूरी करो, क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है। अब हमारे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी भी आधा घंटा ऐसा है जो हम पढ़ाई में डाल सकते हैं, हमारे पास अभी भी एक घंटा ऐसा है जो हम पढ़ाई में डाल सकते हैं, तो फिर अब टाइम नहीं है बेटा, अब कर डालो। अगर अभी तुम्हें लगता है, और ये अच्छी बात, मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं सर अभी टाइम है हमारे पास और बढ़ाने का टाइम है, तो बढ़ाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, ये लास्ट का टाइम है। इस लास्ट के टाइम पर जो आदमी दौड़ लगाएगा उसके सिलेक्शन की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसको अच्छी परसेंटाइल मिलने के पूरी पूरी चांसेस रहेंगे। तो इसलिए अगर ऐसा लगता है कि अभी गुंजाइश है, एक बच्चा कह रहा है बहुत खराब तैयारी चल रही है, आप तो यार तैयारी को थोड़ा सा अच्छा करो। फिर वही बोलूंगा यार, एक हल्का एग्जाम है, बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है। आप एक पेपर है जो कि सिंपल है, और सवालों का लेवल देख रहे हैं, लगातार सवालों का लेवल एक ही जैसा चला आ रहा है। तो मेरा मानना यही है कि यार एक पर्टिकुलर तरीके से तैयार किया जाए तो चीजों को हासिल किया जा सकता है। आप समझिए, आप बहुत ज्यादा हवाबाजी और बहुत ज्यादा ऊपर की बातें, उल्टी सीधी बातें, इसको करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप सीधी सीधी बातें भी करके जाएंगे तो मुझे लगता है सिलेक्शन के चांसेस, रिजल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी भी टाइम है। रीसेंट डाउट्स आ जाएंगे, चलिए रीसेंट डाउट्स देख लेते हैं। राधे राधे सर, वो पार्सल किया था आपको 2 बकरे। अच्छा, आकाश पांडे, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या मुझे इप्सो अटैक बता देंगे प्लीज। इप्सो अटैक बेटा बिल्कुल बताया जा सकता है कि इप्सो अटैक किया जा सकता है, बट मेरा मानना यही है कि शायद ही सवाल हम कर लेंगे। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो तुम कहोगे तो ये भी कर लेंगे, बट चांसेस कम रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इप्सो अटैक पे सवाल पूछे जाने के। लेकिन ठीक है, कर लिया जाए। अभी भी गुंजाइश है। मुझे जल्दी से बता दो, क्या अभी भी गुंजाइश है या नहीं है। मतलब आपके हिसाब से अब मैक्सिमम चल रहा है। अगर मैक्सिमम चल रहा है तो फिर लगे रहो, और अगर अभी भी गुंजाइश तो फिर अब रोको मत। मतलब अब कर डालो बेटा। 2-4 महीने की, 2-3 महीने की कहानी बची हुई है। अब बिल्कुल ऐसा होता ना जैसे जान लगा दो एकदम। मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे लोग थक चुके हैं, तुम इस टाइम जोरों से भागना शुरू कर दो, आप बहुत लोगों को पिछाड़ देंगे। इसलिए अगर गुंजाइश है तो खत्म करिए भाई। अब लेकिन अब ये बड़ा गलत होगा कि आज भी बच्चे ये कहें कि, या आगे आने वाले टाइम पर भी ये कहें कि सर हमारा एग्जाम तो होने वाला है लेकिन अभी भी पढ़ाई करने की गुंजाइश है। तो यार गजब लल्लू आदमी हो, जब जानते हो एग्जाम होने वाला है और अभी भी पढ़ाई करने की गुंजाइश बाकी है, तो ये तो यार मतलब मुझे नहीं लगता कि ये समझदार, ऐसे समझदार लोग, मतलब इनको समझदार नहीं कहा जाता। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को आईआईटी में जाना या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का हक भी नहीं है यार। जो इतने नॉन मतलब इतने क्या बोले, मतलब इतने सिंसियर, इतने अजीब से लोग हैं जो जो जानते हैं कि एग्जाम होने वाला है, और फिर भी वो ये कह रहे हैं कि सर अभी भी हमारे पास पढ़ाई करने का बड़ा टाइम है लेकिन हम पढ़ नहीं रहे। तो ये तो बहुत बेवकूफी। हाँ ठीक है, सर कोशिश तो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, लगे रहो यार, बस मतलब समझ रहे हो, बस लगे रहो, कुछ करना ही नहीं। और जो बच्चे कह रहे हैं हम मैक्सिमम पर चल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। जो मैक्सिमम पे चल रहे हैं, बस अब वो पेस स्लो ना करें। वो अगर उन्होंने अपना पेस स्लो कर दिया तो आप समझ लीजिए वो पीछे दौड़ लगी हुई है, वो पिछाड़ देंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि मैक्सिमम पर दौड़ते रहें। 2-3 महीने की कहानी निपटा दो, इसको देखा जाएगा। और जो लोग अभी भी तेज और भाग सकते हैं वो भागना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे से दौड़ते हुए आ रहे हैं, इतना बुरी तरह से पिछाड़ेंगे कि सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हम लोग शायद हाँ
केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर कर रहे थे और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, केपी क्या है, केसी क्या है, इनके आपस में रिलेशन के बारे में डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने शायद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हालांकि फिर वही बकवासबाजी है, किन किन फैक्टर्स तो मत बोलिए, सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, दैट इज टेंपरेचर। हाँ ये ठीक है कि अगर आप रिएक्शन की शक्ल बदल देंगे तो ठीक है, अब जब रिएक्शन ही बदल दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदल जाएगा, लेकिन फिर वो सवाल बनाता है। सवाल क्या बनाता है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन को किसी एक पर्टिकुलर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर वही पावर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पावर में चढ़ाकर निकाल लिया जाए। अगर आप किसी रिएक्शन का मोड बदल रहे हैं, यानी ए से बी और बी से ए लिख रहे हैं, यानी पलट रहे हैं, तो ऐसे में सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और जब टेंपरेचर की बात की गई थी तो साफ जाहिर था कि सर टेंपरेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। अगर आपने टेंपरेचर के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी की तो सर आप समझ लीजिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर एक जबरदस्त असर देखने को मिलेगा, चाहे वो असर बढ़ा हुआ हो चाहे वो असर घटा हुआ हो। अगर वो असर बढ़ा हुआ है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर वो घटने का असर है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत घट जाता है। जैसे कि कल तुमने देखा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस का टेंपरेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बढ़ जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का टेंपरेचर घटाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत गिर जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेंपरेचर गिराने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बढ़ जाता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेंपरेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत गिर जाता है। हमने 4 केसेस बनाए थे और वो सारे केसेस याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक्सप्रेशन था, आपने देखा था log KT2। वॉइस थोड़ा इशू आ रहा है, वॉइस का इशू आ रहा है, एक मिनट रुको भाई जरा चेक कर लेते हैं। वॉइस क्रैक, एक बार 1 मिनट रुकना बेटा, अभी जरा चेक करते हैं। अब देखना भाई अब कुछ सही हो रहा है, एक बार जल्दी से चेक करके देखते हैं। सही है, चलिए ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं यार। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि ठीक है सर, अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में एक आइडिया ले लिया है, हमें यह भी पता चल गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेंपरेचर पर डिपेंड करता है और लॉग का टेंपरेचर के साथ, के का टेंपरेचर के साथ एक रिलेशन है, वो भी हमने देख लिया था। उस पर भी न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं, हम समझ रहे हैं, बिकॉज log KT2 by KT1 इज इक्वल टू डेल्टा H by 2.303 R1 by T1 minus 1 by T2, उस पर भी सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक, अच्छा, और ली चैटले प्रिंसिपल पर उसके बारे में हम बात भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है सर वो पार्ट जिस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं लाइन से, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो हमें आज मेनली करना है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का करना है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का करना है। और वो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को करने से पहले एक छोटा सा टर्म है जो इस पूरे इक्विलिब्रियम को गवर्न करता है, इस पूरे रिवर्सिबल रिएक्शन को गवर्न करता है, जिसको रिएक्शन कोशेंट के नाम से जाना जाता है। तो मैं जिस तरह से बता रहा था कि मुझे इक्विलिब्रियम के टाइप्स डिस्कस करने हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल बनाता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम जो बड़ा यूनिक है, और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं ये 3 स्पेसिफिक टाइप के इक्विलिब्रियम्स जरूर डिस्कस करना चाहता हूं इंडिविजुअली, सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट, एंड दैट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये करने से पहले मुझे एक छोटा सा टर्म डिफाइन करना था जिसको रिएक्शन कोशेंट कहा जाता। मुझे चैट ओबीएस वाली चाहिए, ये चाहिए वीडियो ओबीएस वाली। तो मुझे जो एक्चुअली डिस्कस करना है वो है रिएक्शन कोशेंट। अब ये रिएक्शन कोशेंट क्या? रिएक्शन कोशेंट के बारे में अगर बात करें तो ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे समझिए बात को, एक रिएक्शन है ए बी, ये मिलकर मान लीजिए इक्विलिब्रियम बनाती है, और ये इक्विलिब्रियम हमारा दे रखा है, ए बी आपस में इक्विलिब्रियम बनाते हैं सी के साथ, सपोज, ठीक मान लेते हैं ऐसा दे रखा, ठीक है। तो क्या होगा? अब वो ये कहना चाह रहे हैं भाई देखिए ऐसा है कि ये तो आप मानते होंगे कि अगर मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन आपके सामने रखूं, कौन सा एक्सप्रेशन? वो कह रहा है उस एक्सप्रेशन का कोई नाम नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे इस चीज की एक वैल्यू बताइए, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर इस चीज की वैल्यू क्या होगी,
किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर ये जो वैल्यू है भाई, अब मान लीजिए आपने ए और बी को डब्बे में डाल दिया, तो जब आप ए और बी को डब्बे में डालेंगे तो उस टाइम पर तो सी नहीं होगा। मान लीजिए इस वैल्यू को सपोज मैं एक्स बोल देता हूं, दिस वैल्यू इज एक्स। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू जीरो होगी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मैंने सिर्फ ए और बी को डब्बे में डाला है, यानी इनिशियली मेरे पास सिर्फ रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये इनिशियली मेरे पास सिर्फ ए और बी थे और सी नहीं था। तो जब ए और बी सिर्फ थे तो इस टर्म की जो वैल्यू होगी टी इज इक्वल टू जीरो, वो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि सर सी की वैल्यू जीरो है, द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज जीरो, सो अल्टीमेटली इस एक्स की वैल्यू जीरो होगी। फिर उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद क्योंकि ए और बी आपस में रिएक्ट करते जाएंगे तो सी बनने लगेगा और ए और बी का अमाउंट कम होने लगेगा। इसका मतलब यह हुआ सर, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, यानी एट टी इज इक्वल टू टी, इस एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक फिक्स वैल्यू है, सपोज सी अपॉन ए इंटू बी। और ये किसी भी टाइम पर आप सी और ए बी की कॉन्सेंट्रेशन पुट करके इस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी मुझे जो समझ में आ रहा है ये देखकर कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि एट टी इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू जीरो है, और जैसे ही टाइम बढ़ाओगे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ए बी की वैल्यू घटती जाएगी, ऊपर वाला टर्म बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, ये एक्स की वैल्यू इंक्रीज करती चली जा रही है। सर लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर हो जाए, और जिस टाइम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर हो जाएगा उस टाइम पर सी, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाएंगी। याद है इक्विलिब्रियम पर? यानी जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, यानी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए, बी एंड सी आर कांस्टेंट। ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी, और जिस टाइम पर ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी उस टाइम पर एक्स की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। यानी उस टाइम पर ये सी, ए, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी और एक्स की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। यानी एट दैट टाइम एक्स विल बी कांस्टेंट, एक्स विल बी कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट x is known as इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझिए बात, सब लोग समझने की कोशिश करना। अब मैं एक्चुअल टर्म यूज करता हूं। ये जो मैंने x बोला था इसे रिएक्शन कोशेंट कहा जाता है, Q। और क्योंकि कंसंट्रेशंस के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं तो आप इसको QC बोल सकते हैं। T इज इक्वल टू जीरो पर Q की वैल्यू जीरो थी। जैसे ही टाइम गुजरने लगा Q की वैल्यू बढ़ने लगी। एक टाइम ऐसा आया कि Q बढ़ते 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 किसके बराबर पहुंच गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर पहुंच गया। और तुम जानते हो एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो अब बात खत्म हो जाती है। आपको ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन रुक गई, लेकिन रिएक्शन तो चल रही होती है, लेकिन जितनी स्पीड से सामने जाती है उतनी स्पीड से पीछे आती। यानी अगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि मेरे पास एक कंटेनर था जिसके अंदर सिर्फ रिएक्टेंट डाले गए थे, तो ऐसे में ये जो अब रिएक्शन कोशेंट है और ये जो आपका टाइम है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, साफ समझ में आता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, और जिस टाइम पर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी वही टाइम इक्विलिब्रियम का टाइम होगा। यानी इस दौरान रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है, लेकिन यहां पर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। यानी मेरी बात समझने की कोशिश करना, शुरुआत में ये जो हाथ है मेरा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और तुम सब जानते हो एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर किसी भी गिवन इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती, ये वैल्यू फिक्स। अच्छा, अब आपने ए और बी को डब्बे में डाला तो रिएक्शन कोशेंट कितना? रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जीरो है सर। एक्सप्रेशन जो होता है रिएक्शन कोशेंट का वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि रिएक्शन कोशेंट तो बदलता रहता है, लेकिन वही रिएक्शन कोशेंट जब कांस्टेंट हो जाता है तो उसी रिएक्शन कोशेंट का नाम क्या रख दिया जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी मेरे कहने का मतलब है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि एक फिक्स वैल्यू,
शुरू में रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट घटता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा सर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बराबर होगी, और जिस टाइम पर रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होंगे वो एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, वो एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट्स बराबर हैं और सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो चुकी। समझो, यानी एक चीज तो क्लियर हो गई सर, यहां से बड़ी छोटी सी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट इज लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब तक रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नीचे तब तक रिएक्शन कोएफिशिएंट की चाहत होगी कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पास पहुंचे, और अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पास पहुंचना चाहता है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट कम है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्टेंट को घटाना पड़ेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। यानी इफ Q इज लेस देन K, रिएक्शन फॉरवर्ड भागती जाती है, और जिस टाइम पर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू K के बराबर हो जाती है वो इक्विलिब्रियम का टाइम आता है, एंड दैट इज इक्विलिब्रियम। और कहीं गलती से रिएक्शन कोएफिशिएंट K से बड़ा हुआ तो फिर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बोलेगा? अरे तुम मुझसे ऊपर हो, तुम्हें आना मेरे पास है, तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। यानी रिएक्शन कैसे मूव करेगी? बैकवर्ड। मैं अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स लेता हूं, मुझे तो मैं ये बात तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन एक चीज को समझने की कोशिश करो, बहुत सीधा है ये सारा खेल जो है ना, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट कहता, सारा खेल रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या खेलता। रिएक्शन कोएफिशिएंट कहता भाई मेरी जो वैल्यू है अभी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलती चली जाती है। कब तक? जब तक रिएक्शन कोएफिशिएंट K के बराबर ना हो जाए। और अगर वो रिएक्शन कोएफिशिएंट कह रहा है कि नहीं नहीं मेरी वैल्यू तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है, तो रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ता है ताकि रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू घटे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाए। ये हाथ तक पहुंचना है सर। अगर आपका ये वाला हाथ नीचे है तो फॉरवर्ड चलिएगा, अगर आपका ये वाला हाथ ऊपर है तो बैकवर्ड चलिएगा, और अगर आपका ये हाथ इस हाथ के बराबर है तो कुछ मत करिएगा सर। ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है क्योंकि रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। सब लोग समझने की कोशिश करो। कुछ समझ में आ रही मेरी बात? मैं अभी एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें बात समझ में आएगी। यानी बड़ा क्लियर है, पूरा खेल रिएक्शन कोएफिशिएंट खेलता रहता है। कोई भी रिएक्शन दी जाती है, आप खटाक से रिएक्शन कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, उससे पूछते हैं तेरी वैल्यू कितनी है, वो कहता है मेरी वैल्यू इतनी है। फिर आप पूछते हैं तेरे अगर इक्विलिब्रियम बना होता तो तेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता, वो सवाल में दे देगा। आप अपने रिएक्शन कोएफिशिएंट को सवाल की वैल्यू से मैच करिएगा। अगर छोटा रह जाए तो फॉरवर्ड लिख दीजिएगा, बढ़ जाए तो बैकवर्ड लिख दीजिएगा, और अगर आपका बराबर आ जाए तो वही कह दीजिएगा यही शुरुआत थी और यही इक्विलिब्रियम। समझो बात। मैं केसेस बनाता हूं, तुम्हें बात समझ में आएगी। चलिए एक एक करके केस बनाते हैं, एंड दैट इज होमोजीनियस केस। यानी अब जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि अब मैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के साथ ही इन केसेस को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। चलिए, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का नाम क्या है इसका मतलब? सर बड़ा आसान है सर। होमोजीनियस के नाम से लग रहा है एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सारे लोग सेम फेज में हो, सारे लोग गैसेस हैं, सारे लोग सोल्यूशन या लिक्विड फेज में हैं, सारे लोग पत्थर है। नहीं नहीं सर ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि पत्थर पत्थर मिलके पत्थर नहीं बनाया करते। तो इसका मतलब ये हुआ सर ऐसा कोई इक्विलिब्रियम जिसमें सारे लोगों का फेज सेम। ठीक समझ लो बात को? यानी ऑल दी स्पीशीज आर एट आर इन सिमिलर फेज यानी सारी स्पीशीज हमारी सिमिलर फेज में होंगी। ठीक, उसे आप होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का नाम दें। तो चलिए हमने कहा ठीक है, कोई एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए गैस प्लस बी गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद सी गैस प्लस डी गैस। ये हमारी सिचुएशन, हम पहला केस बनाने जा रहे हैं। दिस इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। पहला पहचानने की कोशिश करते हैं, क्या ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है? हाँ सर ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है क्योंकि सारे लोग सेम फेज में। चलिए ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एट टी इज इक्वल टू 0 ए के 2 मोल हैं, बी के भी 2 मोल हैं, सी के 0 मोल हैं और डी के भी 0 मोल है। यानी पहला केस क्या है मेरा? पहला केस ये कहता है, मैं अलग से लिखता हूं, पहला केस मेरा ये कहता है इफ ओनली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, रिएक्टेंट्स आर
प्रेजेंट। यानी पहला केस है मेरा, अगर एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हो, तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन तक आने के बाद कितने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स आपको फाइनली दिखाई देंगे। समझना जरा बात को। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये आपकी पहली सिचुएशन है, सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है। ऐसी एग्जांपल ले लेते, 2 मोल मेरे 2 मोल आपके और ये दोनों जीरो है। ठीक, अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा यार ये बताइए आपका रिएक्शन कोशेंट, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर अगर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो उसने कहा देखिए ऐसा मैं आपको बता सकता हूं, ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूं, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सपोज 4। देखो सॉल्व वॉल्व नहीं करेंगे यार, क्योंकि हो सकता है सॉल्व करने में आंसर उल्टा सीधा आ जाए, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। दिस केसी वैल्यू इज 4। ठीक, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, वो हमें सवाल में दे रखा है, मान लीजिए हमारा 1 लीटर ले लेते हैं, झंझट ही खत्म। अब वो मुझसे जानना चाहता है कि ये बताइए, ये सिचुएशन है आपके सामने, आपको मुझे ये बताना है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो एबीसीडी के मोल्स क्या होंगे, ये सवाल। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जो फिक्स है, पर्टिकुलर टेंपरेचर पर वो वैल्यू 4। अभी जो सिचुएशन है तुम्हारे सामने, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो आपका रिएक्शन कोशेंट है, जरा मैं उससे बात कर लेता हूं। जो मेरा रिएक्शन कोशेंट है वो क्या है, मैं कोने में गया, मैंने सबसे पहले कोने में गया और कोने में जाने के बाद मैंने रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू निकाली। क्या होता है रिएक्शन कोशेंट? सर बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन होता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट एनी इंस्टेंट इनटू डी अपॉन ए इनटू बी। अब मुझे जल्दी से सोच के बताओ कि जिस इंस्टेंट पर ये रिएक्शन स्टार्ट हुई है, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू कितनी? सर क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं तो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू 0। यानी जिस टाइम पर आपने सिर्फ रिएक्टेंट को डब्बे में डाला, उस टाइम पर रिएक्शन क्या कह रही है? कह रही भैया मेरा रिएक्शन कोशेंट 0 है इस टाइम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4 है। समझिए बात को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 है, रिएक्शन कोशेंट 0 है। बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, बैकवर्ड कैसे जा सकती है जब प्रोडक्ट ही नहीं है? रिएक्शन कैसे मूव करेगी? फॉरवर्ड। अब अगर वो फॉरवर्ड मूव करेगी तो इक्विलिब्रियम तक आते आते क्या होगा? सर इक्विलिब्रियम तक आते आते ए और बी का अमाउंट घट चुका होगा और सी और डी का अमाउंट बढ़ चुका होगा, और अब ये एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन सर 4 के बराबर हो चुका होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है। बताओ मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब यह हुआ कि सर जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन होगा, यानी एट टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, क्या होगा सर? ये घटने लगेगा, 2 में से कुछ घट जाएगा, जितना ए घटेगा उतना ही बी घटेगा। कैसे? सर एक मोल से रिएक्ट करता है तो एक्स मोल के साथ रिएक्ट करेगा, सर इसमें से भी एक्स घट जाएगा, और जितना ये घटे उतना ही सी और डी बने। क्यों? क्योंकि 1 मोल के घटने से 1 मोल बनता है तो एक्स मोल के घटने से एक्स मोल बनेगा, 1 मोल के घटने से 1 मोल बनता है तो एक्स मोल के घटने से एक्स मोल बनेगा। इसका मतलब यह हुआ सर ये मेरे इक्विलिब्रियम के मोल्स होंगे, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अटेन हो चुका है, और अब इसी एक्सप्रेशन को मैं रिएक्शन कोशेंट नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जानूंगा। नाउ द केसी वैल्यू विल बी concentration of C into concentration of D upon concentration of A into concentration of B। और ये वो कौन सी कॉन्सेंट्रेशंस हैं? ये वो कॉन्सेंट्रेशंस हैं जो इक्विलिब्रियम पर निकाली गई हैं। और इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशंस क्या है? सर X इज द मोल। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? एक्स बाय वॉल्यूम। कितना है वॉल्यूम? सवाल में दे रखा था 1 लीटर। हालांकि यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी वॉल्यूम होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा एनजी 0 है तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं जानबूझ के वॉल्यूम रख रहा हूं ताकि तुम्हें सवालों में गलती ना हो। वॉल्यूम रखो सर, जो भी आपने दे रखा है वो वॉल्यूम रख देते हैं। एक्स बाय 1 इंटू एक्स बाय 1 अपॉन 2 माइनस एक्स बाय 1 इंटू 2 माइनस एक्स बाय 1। और ये है सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सवाल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे रखी है? 4। जल्दी से मुझे बता दो, सॉल्व करके कितना सिंपल हो गया सर। देख के लगता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहां से सॉल्व करा जाए तो यह आ जाएगा एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। सो एक्स दैट इज 3x इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 4/3, यानी x की वैल्यू 4/3 है। और जैसे ही x की वैल्यू मिलेगी, ये x की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिएगा, आपको सारे लोगों के इक्विलिब्रियम के मोल्स पता चल जाएंगे। जैसे ही ये वैल्यू पुट की जाएगी, सारे लोगों के इक्विलिब्रियम के मोल्स पता चल जाएंगे। बताओ मेरी बात समझे सब लोग? देखो अब बाई चांस आंसर सही आ रहा है, रूट वूट निकल आ रहा है, लेकिन तुम समझो बात को। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये कि सर हमें पहला केस ऐसा बनाना चाह रहे थे जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स हो।
अगर सिर्फ रिएक्टेंट्स हैं तब तो सर आप समझ ही रहे होंगे बात को, कुछ कर ही नहीं सकते आप, रिएक्शन को आगे जाना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट तो है ही नहीं, और वो लॉजिकल भी है सर, क्योंकि अगर सिर्फ रिएक्टेंट हैं तो ऐसे में सर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू 0 होगी, और अगर रिएक्शन कोशेंट 0 है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4 है तो रिएक्शन कोशेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंचने के लिए आगे भागना ही पड़ेगा, ये पक्का। एक साहब का सवाल आ गया कि मोहम्मद अनस पूछ रहे हैं 2 - x कैसे किया। अनस भाई समझने की कोशिश करो, अगर इसके इनिशियल मोल 2 तो ये रिएक्ट करेगा, ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनका अमाउंट कम होने लगेगा, तो हम मान लेते हैं कि x मोल इक्विलिब्रियम तक रिएक्ट कर गए। व्हाट इज x? x आर द मोल्स ऑफ ए एंड बी जो कि इक्विलिब्रियम तक रिएक्ट कर गए। ठीक, तो अगर इसमें से x मोल घटाओगे इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के बाद 2 में से x घट जाएंगे, तो अब इक्वेशन क्या कहती है? मेरा 1 मोल तुम्हारे 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, इक्वेशन दिख रही है। तो अगर मेरे x घटेंगे तो तुम्हारे भी x घटेंगे। ठीक, अच्छा इधर आते हैं, मेरा अगर 1 मोल घटेगा तो तुम्हारा 1 मोल बनेगा, तो अगर मेरे x घटेंगे तो तुम्हारे x बनेंगे, अगर मेरा x घटेगा तो तुम्हारा x बनेगा। इसका मतलब ये हुआ सर ये भी x होगा। अभी हम और स्टोइचियोमेट्री बदल भी देंगे ताकि और कोई कंफ्यूजन ना रहे, सब लोग समझने की कोशिश करो। समझ में आ गया? ठीक है। ये हाँ, ये मोल कॉन्सेप्ट जैसा ही है भाई, ये मोल कॉन्सेप्ट जैसा ही, इसमें कुछ नया नहीं। दूसरी बात करते हैं सर, ऐसा भी कोई केस हो सकता है जिसमें रिएक्टेंट्स के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी हो? तो हमने कहा ऐसा भी हो सकता है भाई, डब्बे में ए बी सी डी सभी उठा के ऐसे बंद करके ढक्कन बंद कर दो। ढक्कन बंद जरूर करना, गैस है, अगर खुला बर्तन होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, गैस बाहर निकल जाएगी। तो मान लीजिए अगर गैसेस इक्विलिब्रियम का इन्वॉल्वमेंट है, अगर किसी ऐसा इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं जिसमें गैस का इन्वॉल्वमेंट है, तो ढक्कन बंद होना चाहिए, वरना आप इक्विलिब्रियम कभी नहीं बना पाएंगे। आप समझ रहे बात को? तो बहरहाल अब दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस क्या है सर? सेकंड केस आप बनाइए जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों हैं, दैट इज केस नंबर 2। बड़ा आसान सा है केस सर। आप बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर प्रेजेंट। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, ये केस बना के देखते हैं क्या होगा सर। फिर से एक केस बनाते हैं सर। ये देखिए, ए गैस प्लस बी गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद सी गैस प्लस 2d गैस प्लस डी गैस। ठीक, ये इक्विलिब्रियम। अब वो कह रहा है कि भाई अब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लेके आए हैं, साथ ही साथ बताया गया है कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है, मान लीजिए 4, कुछ भी दे रखी है यार, 4 दे रखी है। ठीक, अब रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, तो मैंने कहा ठीक है, ये बताइए यार t = 0 सिचुएशन क्या है? तो t = 0 पर वो कह रहा है मेरा 1 मोल है, आपका भी 1 मोल है, इसका भी मान लो 1 मोल है, और इसका भी 1 मोल है। मैंने कहा चलिए, हो सकता है आप बाजार में 1-1 मोल लेने गए थे, आपको 1-1 मोल मिल गए, अब आपने चारों लोग 1-1 मोल लिए और ढक्कन बंद कर दिया। अब क्या होगा सर? अब सर चारों लोग जो हैं एक दूसरे को देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर ए और बी आपस में जुड़ना चाहते हैं और सी और डी आपस में जुड़कर ए और बी बनाना चाहते हैं। सर ये तो बड़ा झंझट हो गया सर, वो भी आ सकते हैं, ये भी जा सकते हैं। अब आप ये बताइए, रिएक्शन आगे भागेगी या पीछे भागेगी? वो कौन डिसाइड करेगा सर? वो कोने में बैठा रिएक्शन कोशेंट डिसाइड करेगा। वो कहेगा रुको रुको, मैं बताता हूं, अगर मेरी वैल्यू तुम्हारे 4 से कम आ रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम आ रही है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और अगर ज्यादा आ रही है तो बैकवर्ड जाएगी, और कहीं गलती से यही 4 आ गई तो रिएक्शन यही खत्म हो जाएगी सर, यही इक्विलिब्रियम तैयार हो जाएगा। क्लियर है ये? यानी कोने में जाना पड़ेगा सर, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आएगी कंसंट्रेशन ऑफ सी डी ए बी, और देख के लगता है सर दिस इज 1/1। वॉल्यूम ले लेते हैं, कुछ भी जो भी वॉल्यूम दिया जाएगा वॉल्यूम। हालांकि इस सवाल में वॉल्यूम की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे लोग वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। मतलब मेरी बात समझ लो ना, बाई डेल्टा एन जी 0 है तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं हैबिट बनाना चाह रहा हूं ताकि जल्दबाजी में सिर्फ मोल ना लिखे जाए। हमें कंसंट्रेशन चाहिए होती है, हमें एक्टिव मासेस चाहिए होते हैं, इसलिए हमें हर सूरत में वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता। तो 1/1 डिवाइडेड बाय 1/1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बना जाए। क्या पता चला? इससे ये पता चला कि सर इस सवाल में जो हमारा QC है वो K से कम, और अगर QC K से कम होता है तो क्या होता है सर? अगर QC की वैल्यू K से कम है तो कहेगा भागो भागो आगे भागो, K को पकड़ो। इसका मतलब ये हुआ सर ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी और इक्विलिब्रियम पर इनमें से कुछ घटेगा, बिल्कुल उसी तरह से यहां भी घटेगा, और बिल्कुल उसी तरह से यहां बनेगा, और उसी तरह से यहां भी बनेगा। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? और बनते ही अगर x पहले से आप 1 है, x आप बन गए, तो इसका मतलब आप 1 + x हो गए। समझना जरा, आप x बने, पहले से आप 1 थे, आप 1 + x हो गए। क्लियर है ये वाली बात?
यानी कि सर अब एक बार फिर से समझ में आती है बात कि केसी का एक्सप्रेशन लेके आते हैं सर, केसी की वैल्यू 4 है और केसी की वैल्यू उसी एक्सप्रेशन से निकाली जाएगी, दैट इज सीडी अपॉन एबी। सीडी और एबी की कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देते हैं, सी की कॉन्सेंट्रेशन 1 प्लस एक्स बाय 1, डी की कॉन्सेंट्रेशन 1 प्लस एक्स बाय 1, ए की कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एक्स बाय 1 और बी की कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एक्स बाय 1 विच इज इक्वल टू 4। सर सॉल्व कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सर दिखाई दे रहा है कि यहां से 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू 2 आएगी। सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1/3 आएगी, और अगर x की वैल्यू 1/3 आ गई तो सर हर जगह ये x पुट कर दीजिएगा, आपको सारे लोगों के इक्विलिब्रियम के मोल्स पता चल जाएंगे। ये इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं A के, ये इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं B के, ये इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं C के, और ये इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं D के। क्लियर है ये वाली बात? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब देखो सवाल गंदे कर लो ना। एक बच्चे ने कल मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे एक मैसेज किया था, उसने कहा था सर आप घबराइए नहीं, आप थोड़े गंदे गंदे सवाल करा दिया करिए, गंदे गंदे सवाल, मुश्किल सवाल, खूब सारे मुश्किल सवाल, है ना। तुम समझो यही है मुश्किल, मैं करा दूंगा, मैं करा दूं, यही मुश्किल, इसी को गंदा कर दो ना। तुम समझो इतना आसान मत रखो, अभी गंदा कर दो, हो गया गंदा। यहीं पर उल्टी सीधे के की वैल्यू डालते 3.9 इंटू 10 की पावर -3, ऐसे मस्त हो गया आदमी, खत्म हो गया। आप इसे गंदा कर सकते हैं, लेकिन आप समझिए वो आपको करना है। अगर इस गंदगी की हम बात कर रहे हैं जिसमें कैलकुलेशंस आ रही हैं, जिसमें लैंग्वेज गंदी है, तो वो आपके सामने आती रहेंगी। हम इतना नहीं कर पाएंगे, हम कुछ सवाल करा सकते हैं बस, बट मैं वो कॉन्फिडेंस दिखाना देना चाह रहा हूं तुम्हें कि सवाल में गंदगी करने के सिर्फ एक ही दो तरीके होते हैं, वो है लैंग्वेज को गंदा करना, कैलकुलेशन इन्वॉल्व करना, बस बात खत्म। सवाल सिलेबस के बाहर थोड़ा ले जाओगे, नहीं समझे बात को। सवाल तो सिलेबस में ही पूछना है, यही सिलेबस है सर। आपको रिएक्शन क्वेश्चन देख के रिएक्शन को आगे पीछे भगाना है, आगे भगाना, आगे भगा दो, पीछे भगाना है, पीछे भगा दो, बात खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो चलिए और बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट केस भी यही वाला बनाते हैं, धीरे धीरे करके केस और इंपॉर्टेंट बनाते जाएंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। तीसरा केस बनाते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों दे रखे हैं, फिर से ले लेते हैं। प्रोडक्ट्स बोथ आर गिवन, बोथ आर टेकन, दोनों लोग ले रखे हैं। तो मैंने कहा चलिए सर अगर ऐसा है तो ये तो पुराना वाला केस है। कह रहा हाँ पुराना वाला केस है, बस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि ए गैस प्लस बी गैस इज इन इक्विलिब्रियम। इस बार थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यार, 2C गैस ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि भाई अब मुझे ये बताइए कि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट दोनों ही ले रखे हैं। तो मैंने कहा दोनों ले रखे हैं, तो कैसे ले रखे हैं? तो मान लेते हैं T इज इक्वल टू 0, ऐसे यार आसान रखते, ज्यादा गंदा नहीं करते। 1 मोल, इसका भी 1 मोल, और मान लीजिए इसके 2 मोल, ऐसे ले लेते हैं, इसके 2 मोल। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बता दीजिए। उसने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू मान लीजिए मेरी 2, केसी की वैल्यू 2। अब आप बताइए एट टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम क्या सिचुएशन, टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर सारे लोगों के मोल्स कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा देखिए ये तो इनिशियल सिचुएशन है। अब ये लोग डब्बे में गए, इन्होंने ढक्कन बंद कर दिया, अब ये आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, कह रहे हैं भाई क्या करें, तुम इधर आओगे, हम उधर आए, तुम इधर आना है या हमें उधर जाना है? वो कह रहे भाई करना तो दोनों ही है, लेकिन रेट किसका ज्यादा है शुरुआत में, पहले ये बताइए। यानी रिएक्शन ओवरऑल रिजल्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड, ये कौन डिसाइड करेगा? सर वो कोने में खड़ा रिएक्शन कोशेंट डिसाइड करेगा। सर कोने में चलिए, सब कुछ कोने में मिलता है। रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आएगी C का स्क्वायर, समझना जरा बात को, C का स्क्वायर अपॉन AB। C का स्क्वायर मतलब 2/1 का स्क्वायर, समझ रहे हो मेरी बात को? जरूर लिखा करो, मेरी आदत है, हो सकता है मैं कभी छोड़ दूं, बट मैंने अपनी आदत बना रखी है, चाहे वॉल्यूम 1 लीटर दिया जाए, चाहे ना दिया जाए, चाहे दिया जाए, चाहे जो दिया जाए, मैं कंसंट्रेशन लिखते वक्त अगर मोल्स हैं तो उसको वॉल्यूम से जरूर डिवाइड करता हूं, चाहे वो 1 क्यों ना हो, मैंने हैबिट बना रखी है। तो दिस इज 2/1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/1 इंटू 1/1, और देख के साफ समझ में आता है सर दिस इज 4। नाउ द रिएक्शन कोशेंट इज 4। क्लियर है? रिएक्शन कोशेंट तो 4 है सर, आदमी छोटा रह गया सर, रिएक्शन कोशेंट पहले ही ऊपर है। यानी जब आपने इन तीनों को डब्बे में बंद किया तो रिएक्शन कोशेंट पहले ही 4 है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2 है। अब क्या होगा? अरे रिएक्शन कोशेंट कहेगा ये क्या बदतमीजी है भाई, मैं तो तुमसे बड़ा हूं, मुझे तुम्हारे पास आना है। यही इक्विलिब्रियम का दस्तूर है कि रिएक्शन कोशेंट को के पास पहुंचना है, और ऐसे में रिएक्शन कोशेंट पीछे भागकर अपनी इक्विलिब्रियम को पीछे लाकर के बराबर आएगा। यानी रिएक्शन कैसे मूव करेगी? बैकवर्ड। यानी ये रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगी। तो फिर क्या होगा? सर इसमें से कुछ घटेगा?
और इसमें बनेगा, बात खत्म हो जाएगी। ये बैकवर्ड चलेगा तो इसमें से कुछ घटेगा सर, 2 में से एक्स घट जाएगा। कुछ भी घटा दीजिए सर, एक्स घटा दीजिए, बिल्कुल घटा सकते हैं सर, 2 में से एक्स घटा देंगे। अब ये कितने बनेंगे, अब जरा ध्यान से देखना, जिस बच्चे ने पूछा था सर एक्स घटाएंगे तो क्या बनता है, कैसे बनता है, 2 घटेंगे तो 1 बनेगा। बी की बात कर रहा हूं, सिर्फ बी की बात कर रहा हूं। अगर मेरे 2 घटेंगे तो तुम्हारा 1 बनेगा, अगर मेरे एक्स घटेंगे तो तुम्हारा x/2 बनेगा। 1 तुम पहले से थे, x/2 और बन गए। मेरी बात कुछ समझे सब लोग, समझना, मेरे 2 अगर घटेंगे, इस रिएक्शन की बैलेंसिंग क्या कहती है, मेरे 2 घटेंगे तो तुम्हारा 1 बनेगा। अगर मेरे एक्स घटा रहे हो, यानी 2 से अगर 1 बनता है तो x से x/2 बनेगा, यानी तुम्हारे कितने बनेंगे, x/2। तुम्हारे पहले से कितने, 1 बन कितने गए, x/2, तो तुम्हारे नए कितने हुए, 1 + x/2। फिर यहां आते हैं, 2 मेरे घटेंगे तो तुम्हारा 1 बनेगा, x मेरा घटेगा तो तुम्हारा x/2 बनेगा, यानी दिस इज अगेन 1 + x/2। क्लियर है सब लोगों को समझ। अब देखो आंसर मत चक्कर में मत पड़ना, बट ये कि हम सिर्फ समझाना चाह रहे थे प्रोसेस क्या है। नाउ अगेन Kc इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। व्हाट इज C का स्क्वायर, C इज 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x/1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 1 + x/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इससे x की वैल्यू आएगी, मुझे नहीं पता क्या निकल के आएगी, ये तुम्हारा काम है। x की वैल्यू निकालिएगा, यहां पुट कर दीजिएगा। सर इस तरह से आपको इक्विलिब्रियम के सारे मोल्स पता चल जाएंगे क्या निकल के आते हैं। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं। हाँ मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं तुम में से बहुत सारे लोगों को वो डाउट्स आ रहे हैं जो पहले मुझे भी आया करते थे, जब मैं पढ़ रहा हूंगा या पढ़ा रहा हूंगा मुझे नहीं पता, बट मेरे दिमाग में डाउट आता था और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, सर अगर यहां 2c है तो आपने 2x क्यों नहीं घटाया, इट शुड बी 2 - 2x, और ये दोनों x और x। अबे मैं कहता हूं 2x क्यों घटाते हो, इसमें से 100x घटा दो, दिस इज नॉट x, दिस इज 100x सपोज, यानी 2 - 100x। अगर ये 100x होगा तो ये 50x होगा, यानी दिस विल बी 1, क्यों, 2 से 1 बनता है तो 100x के घटने से 50x बनेगा, तो इट विल बी 1 + 50x, इट विल बी 1 + 50x। सॉल्व करो, x की वैल्यू अलग आएगी लेकिन आंसर सेम आएगा, समझो बात। अरे यार यही तो मजेदार बातें हैं, मतलब क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। बच्चा कहता नहीं नहीं हमें तो सिखाया गया यहां 2 है तो यहां 2x होगा, अबे हम तो कहते हैं 2x छोड़ो, यहां 150x होगा, यहां 50x होगा, यहां 200x होगा, 10.5x होगा। सर जो रखना रखिए, x की वैल्यू बदलती रहेगी, x इज नॉट द आंसर, बात समझना, x इज नॉट द आंसर, आंसर विल बी दिस। मुझे इसका अमाउंट चाहिए, सर वो अमाउंट सब जगह कॉमन निकल के आने वाला है। आपको x रखना x रखिए, 2x रखना 2x रखिए, 5x रखना 5x रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझो मेरी बात। मैं समझ गया। एक और डाउट आया, एक और डाउट ये आया, सर ये कह रहे हैं, आप तो कह रहे थे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अब बिल्कुल सही है, अगर बैकवर्ड जाएगी तो सर बैकवर्ड के रखेंगे, और बैकवर्ड के तो उल्टा होता है, याद है, फॉरवर्ड रिएक्शन का के अगर x है तो बैकवर्ड का 1/x होगा। हाँ बिल्कुल कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन तब प्रोडक्ट कौन होगा, सर तब प्रोडक्ट ये दोनों होंगे और ये रिएक्टेंट होगा। अबे तो तुम के भी पलट रहे हो और डिनोमिनेटर न्यू, अरे समझ रहे हो बात को, इसको भी पलट रहे हो और इसको भी पलट रहे हो, अरे तो बात तो एक ही है, इसमें क्या करना। हाँ केसी गिवन रहा है, केसी गिवन होगा। ये पूरा खेल जो है ना, समझो मेरी बात को, मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये स्टेटमेंट, पूरा पूरा केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम सिर्फ एक आदमी खेलता है, जिसको क्यूसी कहा जाता है, जिसको क्यू कहा जाता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। वो चुपचाप बैठा रहता है, वो कहता है अरे चलो चलो आगे चलो आगे चलो, वो कहता चलो चलो पीछे चलो, सारा खेल रिएक्शन कोएफिशिएंट कहता है। आपने कुछ कर दिया, आपकी अगर किसी हरकत की वजह से रिएक्शन कोएफिशिएंट गलती से बढ़ गया तो क्या कहेगा, पीछे चलो, और दैट इज ली चैटले प्रिंसिपल। यही ली चैटले प्रिंसिपल है। हमारी कुछ बदतमीजियां रिएक्शन कोएफिशिएंट को छेड़ देती हैं और रिएक्शन कोएफिशिएंट कहता है मुझे छेड़कर क्या करोगे, मुझे ऊपर करोगे, मैं नीचे ले आऊंगा, रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। अगर तुम्हारी छेड़छाड़ रिएक्शन कोएफिशिएंट को नीचे करती है तो कहेगा मैं रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके चलूंगा। यानी मेरी बदतमीजियां जो भी रिएक्शन कोएफिशिएंट के साथ करती हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट उसका उल्टा करके उस इफेक्ट को नलिफाई करने की कोशिश करता है, एंड दिस इज ली चैटले प्रिंसिपल। समझो बात, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारा खेल रिएक्शन कोएफिशिएंट का। अब देखो इसको सॉल्व वॉल्व हमने नहीं किया, तुम अपना मेरे ख्याल से इतना कर सकते हो। पंडित मेथड धराचार, पंडित वाला कौन सा मेथड है पता नहीं, वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड, वो लगा के अपना एक्स वैक्स सॉल्व जैसे करना है सॉल्व कर ले। क्लियर है, समझ में आया। चलिए एक और केस बना लेते हैं सर, धीरे धीरे केस इंप्रूव करते हैं सर। एक और केस बनाते हैं। केस क्या है सर, दिस इज माय नेक्स्ट केस, दिस इज केस नंबर 4। क्या है ये केस, ये कह रहा है सर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों गिवन, reactants and products both
आर टेकन, दोनों गिवन। तो मैंने कहा अरे सर कितनी बार बनाओगे ये वाला केस? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, एक अलग से करते हैं जरा। ए गैस, मान लीजिए ऐसे ले, 2A गैस प्लस B गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद C गैस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 8। ठीक, एट T इज इक्वल टू 0, एट T इज इक्वल टू 0 जो वैल्यूज दे रखी हैं वो दे रखी हैं, दिस इज इसके 32 मोल दे रखे हैं, इसके 1 मोल दे रखा है, और इसके 2 मोल दे रखे, एट T इज इक्वल टू 0 एंड द वॉल्यूम इज सपोज, ऐसे ही ले लेते हैं, वॉल्यूम इज सपोज 1 लीटर, जो भी लेना है 1 लीटर 2 लीटर जो भी दिया जाए। ठीक, अब 1 लीटर ले लेते हैं। अब वो कह रहा भैया ये बताइए अब क्या होगा? मैंने कहा तुम तो तीनों ले आए। कह रहा तीनों मिल गए बाजार में, तीनों खरीद लाए, तीनों खरीदते डब्बे में बंद करके ढक्कन बंद कर दिया। समझो बात को, यानी तीनों लिए डब्बे में ABC, ढक्कन बंद। अब तीनों ऐसे देख रहे हैं, हाँ भाई क्या करें, आगे चले पीछे चले, आगे चले पीछे चले, उधर रिएक्शन क्वेश्चन करे कुछ मत करो, बस सेट हो जाओ, खेल खत्म कर दो, यही इक्विलिब्रियम। उसका ऐसे कैसे, अभी तो डले, आगे पीछे तो जाएंगे। कह रहे नहीं, यही इक्विलिब्रियम तैयार हो गया, क्योंकि अभी रिएक्शन क्वोशिएंट खुद ही 8 के बराबर। बात समझ लो बात को, यानी कोने पे जाते ही क्या होगा सर? कोने पे जाते ही रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू आएगी, जो आएगी C की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इनटू B की वैल्यू। C की कंसंट्रेशन सर 32/1 होगी, A की कॉन्सेंट्रेशन 2/1 का होल स्क्वायर होगी, और B की कॉन्सेंट्रेशन 1/1 होगी। सॉल्व करते ही ये 8 आ जाएगा, और रिएक्शन कोशेंट भी हमारा क्या है? 8, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या है? 8। सर यही इक्विलिब्रियम है सर, रिएक्शन कोशेंट क्या क्या सीखते सीखते हम आगे जाते ना पीछे जाते, यानी जितना आगे जाते उतना ही पीछे आते। यही इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, एंड दीज आर द मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी यही मेरे इक्विलिब्रियम मोल्स होंगे, और यही मेरे इनिशियल मोल्स होंगे। यही सिस्टम फौरन के फौरन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम। समझो बात। सार्थक पूछ रहा, सारे काम कोने में क्यों हो रहे हैं? लिमिटिंग रेजेंट में भी कोने में जाते थे। हाँ सही सही कह रहे हो, किसी को सही याद आ रहा है। चलिए जल्दी से एक सवाल बता दीजिए। अब बिल्कुल आसान सा सवाल है, धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं। सवाल क्या है? फॉर द रिएक्शन NOBr गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद NO गैस प्लस हाफ Br2 गैस, इसका KP दे रखा है 0.15। ठीक, कह वो ये रहा है कि अगर मैं NOBr, NO और Br2 तीनों ले लूं, इसका मतलब सर वही वाला केस हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीनों। ठीक, तो अब ये पूछ रहा है कि बताइए ब्रोमीन की नई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी? हमने कहा रुक जाइए, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी तो ब्रोमीन बढ़ेगी, रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी तो ब्रोमीन घटेगी। आप खुद चेक कर लीजिए, कौन डिसाइड करेगा? सर वही कोने वाला आदमी। कोने में चलते हैं, क्या होगा? क्यू की वैल्यू इस बार दिस इज QP, क्योंकि KP दे रखा है ना, तो हम QP कैलकुलेट करते हैं। QP क्या होगा? प्रेशर ऑफ NO इंटू प्रेशर ऑफ ब्रोमीन का अंडर रूट, देख रहे हो, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ NOBr। ये मेरा KP। QP जरा वैल्यू डालते हैं। क्या दे रखा है? NO का प्रेशर। सर शुरुआत में आपने NO का प्रेशर ले रखा है, बीच वाला NO है, NO का प्रेशर 0.4 इंटू ब्रोमीन का जो प्रेशर है सर वो 2 है, तो ब्रोमीन हमारा 2 है, जिसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, डिवाइडेड बाय NOBr जो कि हमारा 0.5, NOBr हमारा 0.5। सर ये, अब आप मुझे ये बताइए, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये KP से बड़ी आ रही है छोटी? KP कितना है? KP 0.15। जल्दी से मुझे सोच के बताओ, ये जो मेरा KP है, इस KP से बड़ा QP है या छोटा QP है? कैसे डिसाइड करेंगे? देखो √2, ये हो जाएगा 0.4 बाय 0.5, रफली 1 के बराबर, इंटू 2 √2 कितना होता है? 1.414। तो सर ये ऑलमोस्ट 1 के हिसाब से, और ये 1.8 तो पक्का है सर, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी आ रही है, यानी QP की वैल्यू इज बड़ी देन KP की वैल्यू। मानते हो बात को? एंड इफ QP इज ग्रेटर देन KP, क्या हुआ सर? ये ऊपर है तो पीछे आना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड चलती है तो ब्रोमीन कंज्यूम होगी, और अगर ब्रोमीन कंज्यूम होगी तो ब्रोमीन के जो कंज्यूम होगी, यानी समझ लो, यानी ब्रोमीन हमारा बैकवर्ड चल रहा है। सो ब्रोमीन
will be consumed. समझ में आ रहा है? यानी QP अगर KP से बड़ा है तो रिएक्शन कैसे चलेगा? बैकवर्ड। क्लियर है? बिल्कुल आसान एकदम। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, एक नया केस बनाते हैं। हम कुछ सवाल और भी होंगे, वो तुम्हें होमवर्क के लिए करने के लिए देंगे। हम पहले अपने केस पर आते हैं, नेक्स्ट केस बनाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट केस बना रहे हैं। वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट केस है कि केस नंबर 5 ले लेते हैं। ये केस है एक यूनिक केस। क्या है इसके अंदर? एक आदमी कह रहा है गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है यार? इतना कितना कंज्यूम होगा? आप कर सकते हैं कैलकुलेट। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कितना कंज्यूम होगा, क्योंकि केपी की वैल्यू दे रखी है। तो आप माइनस करके, वही जैसे अभी आप कर रहे थे, आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जितना भी प्रेशर रिड्यूस करेगा वो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक। अच्छा यार, त्रुटि लिख रहे हैं यार, ये त्रुटि से हम बड़ा परेशान है। कौन सी त्रुटि? क्यू इज ग्रेटर देन केपी तो बैकवर्ड होगा। त्रुटि क्या है? कौन से बनाओ सर? क्या? धीरे से बकरा गिरा दो। अरे गड़बड़ क्या है ये बताओ। नो गड़बड़, नो गड़बड़ भाई, नो गड़बड़। ठीक। अरे कुछ गड़बड़ है अपने आप भी ठीक कर लिया करो यार, गजब लल्लू आदमी हो, कर लिया करो धीरे से। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब केस 5 बड़ा यूनिक केस है, सब लोग ध्यान से देखें। अब तक क्या कर रहे थे? अब तक आप ये कह रहे थे कि मेरे पास एक सिचुएशन है जिसमें इक्विलिब्रियम मुझे बनाना है। या तो सामने भागूंगा या पीछे भागूंगा और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन लेके आ जाऊंगा, और उसके बाद इक्विलिब्रियम के मोल्स वगैरह जो भी कुछ कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर लूंगा। चलिए ठीक है, ये एक सिचुएशन। अब मैं क्या कर रहा हूं? इक्विलिब्रियम ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूं। आप समझिए, अब तक आप क्या कर रहे थे? आप इक्विलिब्रियम तक पहुंचते थे, या तो इक्विलिब्रियम आप आगे भाग के बनाते थे या पीछे की तरफ भाग के बनाते थे, या ऑलरेडी इक्विलिब्रियम बना होता था। अब मैं क्या केस बनाने जा रहा हूं कि इक्विलिब्रियम बना हुआ है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप समझिए, यानी ऐसी सिचुएशन, एंड दिस इज वेरी यूनिक केस। जेई के एडवांस लेवल पर बहुत पहले यह सवाल पूछा जा चुका है। एक बार यह सवाल आया था बहुत पहले, वो सवाल भी करा के दिखाऊंगा मैं। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का केस बनेगा। हालांकि इसके अलावा भी एक केस और करेंगे जिस पर सवाल बनाया जा सकता है, और वो एक अच्छे लेवल का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सवाल माना जा सकता है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि मेरे पास एक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी मेंटेन, अगर मेरे पास ऑलरेडी इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो ऐसे में आप उसको डिस्टर्ब करिए, और डिस्टर्ब करने के बाद उस इक्विलिब्रियम को दोबारा बनाइए, तब नई सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मान लेते हैं, जरा समझना, मान लेते हैं केस 5 को पहले लिख लेते हैं। वी आर डिस्टर्बिंग the existing equilibrium and allow it to maintain again। ये हमारा केस, समझना जरा। यानी मेरे पास इक्विलिब्रियम ऑलरेडी बना हुआ है और मैं उसको दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, डिस्टर्ब करने के बाद उसको दोबारा। यानी ऐसा हो गया कि इक्विलिब्रियम बना हुआ है, फिर आपने कुछ बदतमीजी की, ये छिड़ गया है, और छिड़ने के बाद धीरे 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 दोबारा बन गया, ये सिचुएशन। तो मैंने कहा भाई ये केस जरा एक बार एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो देखो एक बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल लेता हूं, सब लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे और उनको समझ में भी आएगा अगर तुम ध्यान रखोगे। मान लीजिए मेरे पास ये एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, PCl5 का डिसोसिएशन हो रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ये एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। वो कह रहा है कि एट T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, इसके 2 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं, और इसके भी 2 मोल। यानी इक्विलिब्रियम पर इन तीनों के 2-2 मोल दे रखे हैं। सवाल यह है हाउ मच, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूंगा, पहले मैं सिर्फ सवाल लिख रहा हूं। हाउ मच क्लोरीन शुड बी एडेड so that at new equilibrium, so that at new equilibrium
एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डबल्ड। ये सवाल बिल्कुल, मतलब आप समझ लीजिए इसको आप किसी भी कैटेगरी के सवाल में डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से एक खूबसूरत बात मान ली जाए और एक खूबसूरत बात मानकर इसको जरूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जेई के मेंस या एडवांस लेवल पर इस पर सवाल बनाया जा सकता है और बिल्कुल आसान सवाल बनता है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चलता और वो बेवकूफी करके सवाल को गलत कराते हैं। सवाल यह है कि मेरे पास एक ऑलरेडी इक्विलिब्रियम बना हुआ है। मैं और भी एक एग्जाम्पल ले लूंगा जो आईटी में आया था, अगर मुझे याद आ गया तो मैं वो एग्जाम्पल भी ले लूंगा। ठीक, यानी सवाल यह है कि एक ऐसा केस जिसमें इक्विलिब्रियम ऑलरेडी मेंटेन, ये इक्विलिब्रियम के मोल्स दे रखे 222, ये इनिशियल मोल्स नहीं है, आप समझ रहे हैं, ये इनिशियल मोल्स नहीं है, इक्विलिब्रियम मेंटेन एकदम, 2 मोल मेरे 2 मोल बिल्कुल सेट ऐसे। अब सवाल क्या है कि कितना क्लोरीन ऊपर से डालूं ताकि जब नया इक्विलिब्रियम बने। इसका क्या मतलब हुआ, जब क्लोरीन आप डालेंगे तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। हां सर होना ही है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, जब आप क्लोरीन डालेंगे तो सर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि रिएक्शन कोशेंट दिस इंटू दिस अपॉन दिस है, और जब इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो वो वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, और जैसे ही आप क्लोरीन ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर इंक्रीज कर जाएगा, न्यूमरेटर इंक्रीज कर गया तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ते ही रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तो ये इक्विलिब्रियम दोबारा बनेगा। अब जब दोबारा बनेगा तो वो ये कह रहा है कि कितना क्लोरीन डालूं ताकि जब दोबारा बने तो वॉल्यूम द सिस्टम का वो डबल हो चुका हो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये सवाल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। रमन बिल्कुल सही है, रिएक्शन, रोहित सही कह रहे हो, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सवाल यही है कि आप पूछा क्या जा रहा है, अब करना कैसे। तो अब देखो मैं इस सवाल को थोड़ा सा फिर से एक बार पढ़ के देखता हूं। अब मेरे पास ये सिचुएशन है, मेरे पास ये सिचुएशन है जिसमें PCl5 भी है और ये PCl5 जो है वो टूट रहा है PCl3 गैस और Cl2 गैस में। इक्विलिब्रियम के मोल्स मुझे दे रखे हैं, T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ही मोल्स हैं, और ये इक्विलिब्रियम मेरा पुराना वाला इक्विलिब्रियम है। पुराना क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब नया बनेगा। इसके 2 हैं, इसके भी 2 हैं और इसके भी 2 हैं। अब ये बताओ, अगर ये इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं तो क्या तुम केसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये लीजिए केसी आ गया। अगर ये इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं तो केसी की वैल्यू होगी PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सही है सर। PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 2/V। सर मुझे तो आदत है वॉल्यूम लिखने की, 2/V डिवाइडेड बाय 2/V। सर इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2/V। यानी एक चीज क्लियर है कि इनिशियली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम हमें दिया गया है वो 2। मुझे पता था ये कितने गधे लोग हैं जो आंसर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2 बता रहे हैं। मैंने कहा था ना वॉल्यूम को रखना भूल जाते हो तुम, ये मोल्स दे रखे हैं या कॉन्सेंट्रेशन। सर ये मोल्स हैं और मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। आदत बना लो ना यार, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन होती तब तो ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर ये मोल्स हैं तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वही तो कंसंट्रेशन होती है। तो वॉल्यूम को रखने की आदत बना लो, भले ही तुम्हें कुछ ना दिया जाए लेकिन रखो। बेमानी थोड़ी ना कर सकते यार, झूठ थोड़ी ना कर सकते, जो है सो है। सो दिस इज 2/V, सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम इज 2/V। क्लियर, यहां तक ठीक है? अच्छा अब आप ये बताइए, मैं इसके अंदर क्लोरीन का इंजेक्शन लगा दूं, मैं इसके अंदर PCl5 का इंजेक्शन लगा दूं, मैं इसके अंदर कुछ भी कर दूं एक्सेप्ट टेम्परेचर। मेरी बात समझना, क्योंकि सर टेम्परेचर अगर आपने छेड़ दिया तो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी छिड़ जाएगा। आप समझिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है और वो टेम्परेचर है। बाकी सर इसके अंदर क्लोरीन डाल रहे हैं आप, PCl5 डाल रहे हैं आप, अपने आप को डाल रहे हैं आप, टांग हिला रहे हैं आप, इसके अंदर बैठ के नहा रहे हैं, सर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2/V एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट रिमेन्स एज 2/V। बात समझे कि नहीं? सबको ये बात समझ में आ रही है? सवाल में सर कांस्टेंट टेम्परेचर की ही बात की गई है। इसका मतलब ये हुआ सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको जो करना है कर लीजिए सर, आपको जिसका इंजेक्शन लगाना लगा लीजिए सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी कैलकुलेट करेंगे आप, वो 2/V आएगा। बताओ मेरी बात समझे? ठीक, अच्छा सर अब आप ये बताइए, क्या ये इक्विलिब्रियम मेंटेन है? हाँ सर ये मेंटेन। अब सर इसको छेड़ेंगे सर बड़ा मजा आएगा सर, इस इक्विलिब्रियम को छेड़ेंगे। अब तुम समझो, इक्विलिब्रियम को छेड़ने का ये तरीका तो ना होता है जाके छू दिया। छेड़ने का मतलब सर इसके अंदर कुछ इंजेक्शन लगा रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, कुछ ठूस रहे हैं, इनर्ट गैस फलाना गैस, हम पढ़ेंगे बाद में। सिर्फ टेम्परेचर मत करना, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक, हम सब जानते हैं टेम्परेचर को अगर आपने नहीं छेड़ा तो जो भी छेड़खानी की आपने वो एक्चुअली इस हाथ पर नहीं की,
वो आपने इस हाथ पर की, मेरी बात समझ लो सब लोग, वो आपकी छेड़खानी इसको ऊपर नीचे करेगा, ये तो फिक्स है सर, 2/v, ये 2/v रहेगा सर, आपको जो छेड़ना छेड़ लीजिए, ये हाथ ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन सर ये वाला हाथ हमेशा फिक्स रहेगा। और एक चीज आपको भी पता है, अगर ये हाथ ऊपर हो गया तो रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा, ये हाथ नीचे आ गया तो रिएक्शन को फॉरवर्ड आना पड़ेगा। और अगर आपकी छेड़छाड़ ने इस हाथ को नहीं छेड़ा तो क्या बोलेगा, छेड़ क्या रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है, जैसा पहले थे वैसे अब भी हैं, समझना। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि नहीं सर मैं तो क्लोरीन डाल रहा हूं, और अगर मैं क्लोरीन ऐड कर रहा हूं तो साफ समझ में आता है सर, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड बढ़ेगी, और प्रोडक्ट साइड बढ़ेगी तो रिएक्शन कोशेंट जो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ी तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बताओ समझे मेरी बात? हाँ, छेड़छाड़ के नाम पे इतना खुश हो जाते हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत तुम बहुत क्यूट लोग हो यार, बहुत क्यूट लोग, मतलब सब ऐसे ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ये दिखा रहा है, दिखा दे कि ये गंदी गंदी बातें नहीं करते, बिल्कुल सही हो, जैसा है वैसा है सर, जो मन में आया लिख दिया हमने, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब सर है सो है सर, इसको क्या कर सकते हैं, बात तो सही। लेकिन ठीक है, वो उतना ही है, लेकिन बात तो ना, क्योंकि सर एक चीज जो है ना वो अलग है सर, वो है हमारा गोल सर, है ना, एक चीज अलग है सर, उसको उसको बीच में कुछ नहीं है सर, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है सर, बस ऐसे ही मजाक आया सर, हमने लिख दिया छेड़छाड़, वो हवा सर छेड़छाड़, बस बात खत्म हुई सर, चलिए चलिए आगे चलिए, पढ़ते बस यही होना चाहिए बस, ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है क्लोरीन कितनी डालें, तो मैंने कहा कितनी मतलब क्या है, एक्स मोल डाल दो, एक्स मोल डाल, मैंने क्लोरीन के एक्स मोल डाल दिए। अब मुझे सब लोग सोच के बताएंगे, और ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, तुम मुझे सोच के जरा बताना कि अगर मैं क्लोरीन के एक्स मोल डालूंगा तो इसके मोल 2+x हो जाएंगे, ये 2 है और ये 2, क्या तुम बता सकते हो कि अब जो ये सिचुएशन है, क्या ये टी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है? क्या एक्स मोल क्लोरीन डालने के फौरन बाद क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुका है या इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं सर, नहीं, अभी तो आपने बताया था क्लोरीन के अगर एक्स मोल बर्तन में गए तो ये वाला हाथ ऊपर उठ जाएगा, और अगर ये ऊपर उठ गया तो रिएक्शन को पीछे आना पड़ेगा। सो दैट मींस दिस इज नॉट टी इक्विलिब्रियम, दिस इज टी डिस्टरबेंस। सर ये तो आपने डिस्टर्ब किया है, ये डिस्टरबेंस है सर, इक्विलिब्रियम तो अब दोबारा बनेगा सर, अभी ये था, आपने क्लोरीन डाली, ये हाथ हिल गया, हिलने के बाद सर ये दोबारा सेटल होगा, लेकिन उसको दोबारा सेटल होने में रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ सर, इसमें से कुछ घटेगा, वाई, इसमें से भी कुछ घटेगा, वाई, और इसमें कुछ बनेगा, वाई, एंड दिस इज माई न्यू इक्विलिब्रियम, दिस इज टी इक्विलिब्रियम न्यू। सब लोग सोच के बताएं क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल मोहम्मद अनस, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, जब कभी भी एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम को छेड़कर नया इक्विलिब्रियम बनाया जाता है, दो वेरिएबल्स आते ही आते हैं, और उन दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास दो इक्वेशन का होना जरूरी, जिसमें एक इक्वेशन चीख चीख के कह रही है केसी कांस्टेंट है, केसी कांस्टेंट है, केसी कांस्टेंट है, समझो बात। अभिषेक कह रहे हैं सर बकरे की कमी दिख रही, नहीं यार बकरे बहुत हैं भाई, बहुत, तुम लोग जहां देखो इतने बकरे गिराते हो, अरे बकरा, कुछ लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, तुम पता नहीं क्या समझते हो बात को, या तो क्लैरिटी दे दिया करो बकरे का मतलब, अब हमें भी नहीं, हम खुद भूल गए कि ये बकरे का मतलब क्या, मतलब बकरे कहां से आ गए थे, ये इतने बकरे कैसे गिरने लग गए, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। हमें ये याद आ रहा है कि कहीं गोट वोट करके तुमने लिखा होगा, तो हमने ये बोला होगा भाई ये क्या गोट वोट, तुमने बताया सर बकरा होता है, तो फिर मैंने बोला कि भाई एक बकरा गिरा दिया करो, गोट लिखने की जरूरत, पता नहीं क्या था, जो भी था, लेकिन अब तो हर बात पे बकरा गिरा दो, बकरा गिरा दो, साला बिल्कुल तुमने, ठीक है, यहां तक समझ में आया, यानी पहली जो इक्वेशन है वो बिल्कुल क्लियर है मुझे, फिलहाल इक्वेशन छोड़िए, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि ये सिचुएशन आपको इनिशियली दे रखी थी जो कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी, बिल्कुल सही है, ये सिचुएशन इनिशियल सिचुएशन थी जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी, ये फिर आपने छिड़खानी की तो ये सिचुएशन आ गई, और जब ये इक्विलिब्रियम दोबारा बना तो ये नया सिचुएशन आ गया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम जब दोबारा बनता है तो ये इक्विलिब्रियम के नए मोल्स होते हैं, यानी ओल्ड moles at equilibrium, new moles at equilibrium,
लेकिन सर क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर पहले इक्विलिब्रियम के मोल्स की वजह से केसी की वैल्यू 2/v आई थी, तो बाद में भी 2/v ही आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं केसी के एक्सप्रेशन को लिखूं तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस, दैट इज 2 + x - y डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कितना सर? वॉल्यूम डबल हो गया, देखा था सवाल में, डबल हो गया, तो नाउ द वॉल्यूम विल बी 2v, 2 - y/2v divided by 2 + y/2v, and this is what sir? This is Kc and the Kc remains constant and that is 2/v। आप देखेंगे तो सारे v आपको कैंसिल होते हुए नजर आएंगे, ये v, ये v, ये v, ये v सब कैंसिल हो जाए, और कैंसिल होने के बाद एक छोटा सा एक्सप्रेशन बनेगा जो कि मेरी पहली इक्वेशन होगी। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अभी मैं तुम्ही से सॉल्व करने के लिए बोलूंगा, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, मैं तुमसे ही सॉल्व करने के लिए बोलूंगा, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। लेकिन सर एक्स और वाई की वैल्यू कैसे बताएं? एक और इक्वेशन चाहिए ना सर, यहां तो 2 अननोन्स हैं, एक्स और वाई, एक और इक्वेशन। कोई सोच के बताएगा दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? अच्छा, एक आदमी कह रहा है सर स्लो करिए, स्लो स्लो करिए। अब तो क्या बताएं यार, थोड़ा सा तुम फास्ट हो जाओ। दूसरा बिल्कुल एक आदमी ने गलती करी है, एक आदमी कह रहा है सर इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल्स। नहीं दोस्त, ये कौन सा कंजर्वेशन तुमने पढ़ा? चाकू मार देंगे तुम्हारे। मोल्स कंजर्वेशन कोई लॉ होता है? मास कंजर्वेशन तो सुना था हमने, मोल कंजर्वेशन कौन सा लॉ होता है? और मास कंजर्वेशन भी कैसे लगाओगे जब ऊपर से लोग गिर रहे हैं, तो काहे का मास कंजर्वेशन? गजब लल्लू आदमी हो। अरे सर ये देखिए ना, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम दुगना हो गया। ये कैसे होता है सर? अरे ये तभी तो होता है, ओहो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम दुगना करने के लिए मोल्स को भी तो दुगना करना पड़ेगा। यानी वॉल्यूम अगर 2v हो रहा है तो n को 2n होना पड़ेगा। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ पुराने वाले इक्विलिब्रियम पर जितने मोल है, नए वाले इक्विलिब्रियम पर उसके दुगने मोल होने चाहिए। समझो बात को, तभी वॉल्यूम डबल होगा। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? यानी एट कांस्टेंट, दैट इज माय न्यू केस, दैट इज माय सेकंड इक्वेशन। सिंस P and T are constant and volume is doubled, it means moles are doubled। कुछ समझे बात को? यानी at T is equal to T equilibrium old, मोल्स कितने थे? 2 + 2 + 2 कितने थे? 6। तो फिर एट न्यू इक्विलिब्रियम T is equal to T equilibrium न्यू, मोल्स कितने होंगे? मोल्स होंगे, इसको कुछ भी ले लेते हैं, n डैश ले लेते हैं, n डैश, इट विल बी ट्वाइस ऑफ n, दैट इज 2 × 6 12। टोटल मोल्स 12 होने चाहिए। मेरी बात समझे? और तुम्हारे हिसाब से टोटल मोल्स हैं कितने इक्विलिब्रियम पर? सर ये वाले, ये वाले और ये वाले। इसका मतलब इन तीनों का सम 12 होना चाहिए। बात समझे? 2 + y + 2 - y + 2 + x - y शुड बी 12। यानी कि मेरी नेक्स्ट इक्वेशन है 2 + y + 2 - y + 2 + x - y इज इक्वल टू 12। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। या इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से आ जाएगा x - y इज इक्वल टू 6। इसको ऐसे ले लेते हैं, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, और वो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जरा जल्दी से मुझे x की वैल्यू बता दो। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मुझे जल्दी से बता दो। मोहित कह रहा है डाउट देख लीजिए सर, डाउट देख लीजिए नहीं तो जान दे देंगे। वॉल्यूम ट्वाइस कैसे? अबे वॉल्यूम ट्वाइस वो कह रहा है, वो कह रहा है वॉल्यूम डबल हो गया। अरे भाई पिस्टन रखा होगा अंदर, समझ बात को, पिस्टन अंदर प्रेशर बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो पिस्टन ऊपर उड़ गया, ताकि प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन रहे लेकिन मोल्स इंक्रीज कर जाए। यानी मोल्स दुगने होंगे तभी वॉल्यूम दुगना होगा। बात समझिए, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट।
क्लियर है ना? शाबाश, 20/3, बहुत बढ़िया। नजीब, पवन, नहीं 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 नहीं, नहीं संकल्प, बहुत, 2-3 बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। एक्स की वैल्यू सॉल्व की गई है और एक्स की वैल्यू निकल के आई है, बिल्कुल ठीक, शाबाश। यहां से एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, मुझे बहुत अच्छी तरह से इसका आंसर याद है। एक्स की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 20/3 मोल्स आएगी। यानी अब आंसर क्या लिखेंगे? अगर तुमने क्लोरीन के 20/3 मोल नीचे गिराए तो नए इक्विलिब्रियम पर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम दुगना हो जाएगा। यह आंसर है। मैं एक्चुअली सवाल कराना मेरा पर्पस नहीं था, मेरा पर्पस यह था कि मैं तुम्हें यह बात याद दिला दूं या यह बात करवा दूं कि अगर कभी भी एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है तो आपके पास दो वेरिएबल्स आते हैं। एक पहला वेरिएबल जो डिस्टरबेंस के दौरान डाला जाता है और दूसरा वेरिएबल जो उस डिस्टरबेंस को नलिफाई करने के लिए आता है। यानी दो वेरिएबल्स आएंगे, उन दो अननोन्स को दो इक्वेशन से सॉल्व किया जाएगा, जिसमें पहली इक्वेशन तो पक्का के की बनेगी, पहली इक्वेशन तो पक्का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बनेगी। दूसरी इक्वेशन को तुम देख लेना कि तुम्हें कैसे अप्रोच करना है। जैसे आईआईटी में बहुत पहले आया हुआ एक सवाल मैं तुम्हें दिखा देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाए। सर रीसेंट डाउट्स देख लीजिए, कॉमन डाउट देख लीजिए, सब देख लीजिए सर, सब देख लीजिए, जान दे दीजिए सर। जय श्री राम। ये कॉमन डाउट सर, अर्लियर आई हैड फिजिकल केमिस्ट्री फोबिया बट डे बाय डे इट्स टर्निंग इनटू फिजिकल केमिस्ट्री फीलिया। अच्छा, इट्स आस्था, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच आस्था। एक्स की वैल्यू 0-12 आया, कोई बताओ, हमें नहीं पता। तबीयत खराब चल रहा है सर, थोड़ा डाउन हो गए हैं बट हारे नहीं है सर। अब हारना है भी नहीं भैया, बहुतों की तबीयत खराब चल रही है, मौसम सही नहीं चल रहा है, हारना नहीं है, जितना कर पाओ उतना करो। बीमारी के हालत में की गई हर मेहनत कई गुना बढ़ के तुम्हें मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। समझे बात को? सर वाई इक्विलिब्रियम हैपेंस ओनली इन क्लोज सिस्टम। अगर ढक्कन बंद नहीं रखोगे तो ऐसा कोई इक्विलिब्रियम जिसमें गैस इन्वॉल्व है वो तुम्हारे लिए रुकी नहीं रहेगी, वो बाहर भाग जाएगी। अगर सोल्यूशन फेज में कोई इक्वेशन बन रही है, इक्विलिब्रियम बन रहा है, तो ठीक है ढक्कन खोलो या बंद रखो, वो थोड़ा उछल उछल के छप छप करेगा। लेकिन अगर गैस इन्वॉल्व है तो फिर उसके लिए ढक्कन बंद होना जरूरी है। यार कितनी गंदी बातें पूछते हो यार तुम लोग। सर रियली सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लव यू सर। सर जो पुराने 6 चैप्टर्स उनमें वो एक लेवल कैसे तैयार हो करेंगे, हम बताएंगे तुम्हें, कुछ दिन का टाइम और दो, हम दुनिया भर की चीजें और शुरू कर देंगे, तुम्हारे लिए सब आसान हो जाए। चलिए, एक आदमी कह रहा है सर डाउट बॉक्स नहीं है, जोक बॉक्स है, आप समझे बात को? बात तो तुम्हारी सही है लेकिन मजा आता है यार, बीच बीच में बोल दिया करो, हम खोल देंगे इसको, मजा आता है। ठीक, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर वो वाले सवाल की बात करते हैं जो आईआईटी में पूछा गया है। अगर मुझे याद आ जाए, देखो हो सकता है मुझे याद ना आए तो फिर कल करेंगे, लेकिन अगर याद आ गया तो कर लेंगे। सीओ गैस प्लस H2O is in equilibrium with H2 gas plus CO2 gas at T is equal to T equilibrium, यानी इक्विलिब्रियम दे रखा है, इट इज 0.4 मोल, इट इज 0.3 मोल, it is 0.6 mole and it is 0.2 mole. Find out the moles of CO2 added so that at constant temperature new moles of CO will be 0.6। खूबसूरत जेई का एडवांस लेवल का सवाल, बताओ। केसी की वैल्यू को न्यू इक्विलिब्रियम की वैल्यू से क्यों इक्वेट किया? क्योंकि न्यू इक्विलिब्रियम का जो केसी होगा वो पुराना वाला केसी होगा, क्योंकि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप क्लोरीन क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड को डालने से कुछ नहीं होगा सर, केसी फिक्स रहेगा, क्योंकि केसी सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर। तो अगर आपने पुराने वाले इक्विलिब्रियम से केसी निकाला, जैसे यहां से तुम केसी निकालो 1 आएगा, तो वो केसी हमेशा 1 रहेगा, आप कुछ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यार अब ये सब बातें, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट।
अब एक आदमी पूछ रहा है H2O गैस कैसे हो गया। अरे बस यही तो कमाल है हमारा, ऐसे तुम हल्के में ले रहते। एक्स की वैल्यू 3/4। जयेश मालवी, बहुत बढ़िया जयेश, शाबाश। सौमिक दास 0.75 एग्जैक्टली सौमिक, बहुत बढ़िया। वैभव 3/4 एग्जैक्टली वैभव। अजितेश शाबाश। मौली, उज्जवल, तनुज शाबाश। ड्रीम 3/4, शुभम, श्रेयांश 3/4, अंकुर 3/4, फैसल सर ओपी, अबे प्रियांश, प्रसन्न 3/4, सूरज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिनका भी 3/4 आ रहा शाबाश, बहुत बढ़िया 3/4। ये सवाल तो पुराने वाले सवाल से भी ज्यादा आसान, आप करके देखिए, पुराने वाले से भी ज्यादा आसान। यानी इस बार वो कह क्या रहा है, उसने दिया क्या है हमें, CO गैस प्लस H2O गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद H2 गैस प्लस CO2 गैस। ठीक, किसके कितने कितने मोल दे रखे हैं, एट T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम ओल्ड। ये 0.4 है, ये 0.3 है, ये 0.6 है, ये 0.2। ठीक है ये। अच्छा, तो एक चीज तो क्लियर है सर, आप चुपचाप कोने में जाके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम के मोल्स दे रखे हैं, तो आप केसी की वैल्यू निकालेंगे, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। 0.6/1 जो भी वॉल्यूम होगा V इंटू 0.2/V अपॉन 0.4/V 0.3/V। सर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये बना जाएगा V V V V कैंसिल हो जाएगा सर, ये 1 आ जाएगा। चलिए ठीक, यानी केसी की वैल्यू 1 है। सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, केसी विल ऑलवेज बी 1। ठीक, अच्छा अब वो कह रहा है कि कितना CO2 डाले, तो मैंने कहा CO2 कितना डालें, क्या x डाल दो, x डाल दी। तो जैसे ही तुम CO2 x डालोगे, जरा सोच के जल्दी से बताना, ये 0.2 प्लस x हो जाएगा। तो क्या ये इक्विलिब्रियम है सर? नहीं नहीं, ये तो डिस्टर्ब हो गया सर। आपने जैसे ही इसके अंदर क्लोरीन क्या नाम है इसका, CO2 का डाला सर, ये डिस्टर्ब हो गया। यानी दिस इज एट T इज इक्वल टू T डिस्टर्बेंस। सर ये डिस्टरबेंस है, ये इक्विलिब्रियम नहीं। और इसी डिस्टरबेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इस डिस्टरबेंस को मेंटेन करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर CO2 डालोगे तो रिएक्शन पीछे भागेगी, क्योंकि रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर ये पीछे भागेगी तो इट विल बी 0.2 प्लस x माइनस y, 0.6 माइनस y, 0.3 में y ऐड होगा, 0.4 में y ऐड होगा, एंड दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम। दिस इज T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम न्यू। क्लियर? तो सर एक एक्सप्रेशन तो आपका केसी का बनेगा, और एक कुछ और। अब कुछ और क्या है? कुछ और ये कि आपने ये बताया है मुझे सवाल में कि जो आपके CO के नए मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पर, वो 0.6 है। अभी कितने हैं सर नए? 0.4 प्लस y। सो दैट मींस 0.4 प्लस y वैल्यू इज इक्वल टू 0.6। इससे क्या आ गया? इससे y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 0.2। समझ रहे बात को? एक अननोन खत्म और एक आप केसी का बना लो, खत्म हो गया सवाल। यानी केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? केसी जिसकी वैल्यू 1 है उसका एक्सप्रेशन बनेगा 0.2 प्लस x माइनस y। y की वैल्यू 0.2 रख देते हैं, तो y की वैल्यू अगर 0.2 रखोगे तो सिर्फ x बचेगा। x इंटू यहां 0.2 रख देते हैं, x इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 0.6 इंटू यहां 0.2 रखोगे तो 0.5। यहां से सॉल्व करिए, x की वैल्यू 3/4। ये मेरा आंसर। विवेक कह रहे हैं अपनी BMW मुझे दे दो। शाबाश भास्कर, शाबाश। आदित्य ने भी सही बताया, बहुत बढ़िया। सब लोग इस बात को ध्यान रखो। यानी ये यूनिक केस था, एक और केस करेंगे अभी आप, लेकिन ये यूनिक केस है जिसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर आपके पास एक होमोजीनियस सिस्टम हो तो उस होमोजीनियस सिस्टम में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करा जा सकता है। उस डिस्टर्बेंस को नलीफाई करने के लिए रिएक्शन आगे पीछे मूव करेगी, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट जनरली दिया जाता है तो ऐसे में केसी तो हमेशा, या जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो तो फिक्स रहेगा। एक और इक्वेशन चाहिए होगी, वो एक इक्वेशन आपको सवाल देख के निकालनी पड़ेगी। जैसे इससे पहले वाले सवाल में क्या था, वॉल्यूम दुगना हो गया तो मोल्स दुगने हो गए, तो एक इक्वेशन दुगने वाले
वाले वो बना लिए हमने। यहां पर क्या बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल दे रखे हैं इक्विलिब्रियम पर, तो जो हमारे हिसाब से इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं वो 0.4 प्लस वाई है, उसके हिसाब से 0.6 है, तो इससे वाई की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू आते ही आपने केसी के एक्सप्रेशन में वाई की वैल्यू पुट करी, एक्स की वैल्यू निकल आई। क्लियर है ये? जल्दी से एक वोट कर लेते हैं, मुझे बताओ कि किस किस के ये बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। सुबलेश कह रहे हैं सर थोड़ा कम समझ में आया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर फील आ गई। चेक कर लेते हैं, जिसके समझ में कम आया या नहीं आया वो एक बार समझना यार इसको, मतलब समझ लो, अच्छा सवाल है, अच्छी अच्छी चीज है, ये समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। कुछ तो आया ही होगा, 96% बच्चों को समझ में आ गया तो ठीक है, मतलब एक बार कोशिश करना, एक बार दोबारा समझना, और मुझे लगता है आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। और एक बनाते हैं अब नेक्स्ट केस हमारा, और वो है ये वाला केस। नेक्स्ट केस बनाते हैं ये वाला। ये सवाल है, सवाल के तौर पे एक केस बनाना चाह रहे हैं आप, इसका केस का नाम यहां लिख देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नाम नहीं है। केस नंबर 6 या 7 जो भी है, कौन सा केस है, 6 है या 7 है, देख लेते हैं। 5 6, दिस इज केस नंबर 6। कहां गया यार, ये क्या है इसके अंदर, ये कह रहे हैं, देखिए अब थोड़ा सा समझना, अब ये जो केस है ना, ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का। यानी जब कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन होती है तो ये एक यूनिक केस माना जाता है, जो कि थोड़ा सा अच्छा केस माना जाता है। और इस केस को मैं एक नए नाम से बोलता हूं जनरली बच्चों को, एंड दैट इज बेईमानी का केस। ये केस तुम्हारे सामने आज आ रहा है, बेईमानी का केस, जिसमें हमें बेईमानी सिखाई जाएगी, और यही केस हम आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी एक बार लेके आएंगे, जिसके अंदर हमें बेईमानी सिखाई जाएगी, दैट इज सेम। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक यूनिक केस है, जो कि वही बच्चे कर सकते हैं जो बहुत बेईमान है। समझ रहे बात को, जिनके जिनके अंदर बेईमानी है, और तुम्हें यहां पर मैं जबरदस्ती बेईमानी सिखाऊंगा। अब देखो क्या रीजन है वो मैं तुम्हें बताता हूं। सवाल क्या है वो समझ लेते हैं। सवाल ये कह रहा है कि भाई देखिए ऐसा है, मैं आपको इस कॉम्प्लेक्स आयन के डिसोसिएशन का के दे रखा है, दिस इज Ag प्लस एक्वस साइनाइड एंड एक्वस, ठीक। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे दे रखा है, दैट इज 4 × 10⁻⁹ एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इस कॉम्प्लेक्स आयन का टूटना। तुम लोगों ने अभी शायद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तुम्हें पता होगा, या जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन। तो बात को, इसका कुछ अपना साइनाइडो साइनेटो करके, अर्जेंटेट करके कुछ इसका नाम होता होगा, ठीक। तो ये कहना चाह रहे हैं ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन टूट रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स आयन के टूटने का जो के है उसकी वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁹। ये बिल्कुल अलग सी एक इंफॉर्मेशन है कि भाई देखिए ऐसा है, अगर मेरा ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन टूटेगा तो इसके टूटने का के मैं आपको बता देता हूं, AgCN होल ट्वाइस माइनस एक्वस। जब ये टूटेगा तो इस टूटने का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, Ag प्लस एक्वस प्लस 2Cn माइनस एक्वस, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 × 10⁻⁹ मैंने कहा चलिए ठीक है, इसको अलग कर दीजिए, भूल जाइए, ठीक। सवाल क्या, सवाल यह है कि मेरे पास एक बर्तन है, और इस बर्तन में मेरे पास AgNO3 पड़ा है, कितना, 0.03 मोलर AgNO3 पड़ा है। और तुम सब लोग समझते होगे डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एनी सॉल्ट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है यू हैव 0.03 मोलर Ag प्लस आयन, यानी आपके पास 0.03 मोलर Ag प्लस और नाइट्रेट आयन, उससे कोई लेना देना नहीं, प्लस और क्या पड़ा हुआ है, आपके पास 0.1 मोलर KCN पड़ा है,
और तुम सब जानते होगे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, 100% टूट जाएंगे, यानी ये इनडायरेक्टली 0.1 मोलर साइनाइड आयन। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारे पास एक बर्तन है जिसमें Ag+ आयन्स भी पड़े हुए हैं और साथ ही साथ साइनाइड आयन भी पड़े हैं। अब तुम बताओ तुम्हारे बर्तन में क्या होगा? ये जो बर्तन है जिसमें आपने इनिशियली इन दोनों को डब्बे के अंदर बंद किया, तुम्हारे कंटेनर में क्या चलेगा? सर मेरे कंटेनर में ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, Ag+ और साइनाइड आयन आपस में रिएक्ट करेंगे और वही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसके टूटने का के दे रखा है। समझो बात को, यानी मेरा वो अलग चीज हो गई सर, वो आपने अलग से दे दी। मेरा कंटेनर ये कहता है कि Ag+ और साइनाइड आयन आपस में जुड़ेंगे और एक इक्विलिब्रियम फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। Ag+ aqueous plus 2Cn- aqueous will be in the equilibrium of AgCN whole twice minus aqueous। सर मेरे कंटेनर, इसको छोड़ दीजिए सर, ये तो आपने एक अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको भूल जाते हैं, लेकिन मेरे बर्तन में जो चल रहा है वो ये चल रहा है। अब तुम समझो जरा, क्या ये मानते हो सब लोग कि इस इक्विलिब्रियम को ऊपर वाले इक्विलिब्रियम का उल्टा कहा जाएगा? और अगर ये इक्विलिब्रियम दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का केस है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, और मुझे के किसका दे रखा है? डिसोसिएशन का। तो हम सब जानते हैं कि इस इक्विलिब्रियम का के वैल्यू भी मुझे इनडायरेक्टली पता है, दिस इज 1/k दैट इज 1/4 इंटू 10⁻19। बताओ मेरी बात सब लोगों के समझ में आई? इसका जस्ट उल्टा, यानी वो तो एक इंफॉर्मेशन इसलिए दे रखी थी ताकि तुम्हारी रिएक्शन डब्बे के अंदर जो हो रहा है उसका के तुम्हें पता चल जाए। मेरे बर्तन में Ag+ पड़ा हुआ था, साइनाइड पड़ा हुआ था, Ag और साइनाइड मिलकर AgCN2- कॉम्प्लेक्स बनने लगा। जिस सवाल में कॉम्प्लेक्सेशन होगा, जिस सवाल में कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करेगा, उस सवाल में आपको एक जबरदस्त बेईमानी यूज करनी पड़ेगी जो बहुत ही खूबसूरत और लॉजिकल बेईमानी मानी जाती, बहुत खूबसूरत और लॉजिकल, क्योंकि उस बेईमानी के बिना आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? सुनो जरा। सर निकालना क्या है? मुझे निकालना है Ag+ की फाइनल कंसंट्रेशन, यानी इक्विलिब्रियम पर Ag+ कितना बचा। सर ये तो आपने बहुत बार किया था। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है Ag+ की? सर 0.03 है। इसकी कितनी है? इसकी 0.1 है। इसकी कितनी है? 0 है। वही जैसे होता था। फिर सर ये कुछ कम हो जाएगा? हां बिल्कुल हो जाएगा, -x। ये भी कुछ कम हो जाएगा, -2x। क्यों? मेरा 1 मोल तुम्हारे 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरा x मोल तुम्हारे 2x के साथ रिएक्ट करेगा, और उसके कितने बनेंगे? x। सर इसमें क्या परेशानी है? एक ही तो अननोन है, के दे रखा है, एक अननोन है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्व करिए, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सर ये देखिए यही सॉल्व करते हैं। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ AgCN होल ट्वाइस माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू CN- का स्क्वायर। बताओ समझे? जरा वैल्यू पुट करते हैं। AgCN2 होल का माइनस कितना दे रखा है? x डिवाइडेड बाय Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.03 -x, और साइनाइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1 - 2x का होल स्क्वायर। दिख रहा है? ट्वाइस होल स्क्वायर। सर ये, और ये Kc के बराबर है, और Kc कितना दे रखा है? 1/4 इंटू 10⁻19। सर ये दे रखा है। कितना आसान है सर, क्या परेशानी है? मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि आप इस छोटे से एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या? इसमें क्या दिक्कत हो रही है? ये तो बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सर ये देखिए, एक अननोन है x और ये एक्सप्रेशन दे रखा है। सर इस एक्सप्रेशन से x निकल आएगा। बेटा इससे x तुम निकाल ही नहीं पाओगे, बिकॉज दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। ये नीचे क्यूब है सर, और इस क्यूब को आप सॉल्व नहीं कर सकते। समझिए, मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझाता हूं। ठीक, सवाल यह है, मैं एक सेकंड में इसको दोबारा समझाता हूं। सवाल यह है कि मेरा कंटेनर है, मेरे पास कंटेनर है, और इस कंटेनर में 0.03 मोलर Ag+ पड़ा है और 0.1 मोलर CN- पड़ा। ठीक, अब आप बताइए आपके कंटेनर में क्या हो? दिस इज T इज इक्वल टू 0। क्या होगा आपके कंटेनर में? सर Ag और साइनाइड आपस में जुड़ने लगेंगे। वो तो हमें सवाल में हिंट दे ही रखी है। यानी मेरे कंटेनर में Ag+ aqueous वो साइनाइड के साथ जुड़ने लगेगा और कॉम्प्लेक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? सवाल में दे रखा है AgCN होल ट्वाइस माइनस aqueous। सर ये कॉम्प्लेक्स बने। ठीक है, अच्छा अब जरा इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। T इज इक्वल टू 0। Ag+ के मोल्स कितने हैं? 0.03। इसके कितने हैं? 0.1, और इसके कितने हैं? 0। वही जैसे लिखते थे यार। अब तुम कह रहे थे ना सर सवाल मुश्किल क्या करिए, मुश्किल आ गया। क्यों सर? वो ABCD अच्छी लगती है सर, ये AgCN2 अच्छा नहीं लगता। बस जिन लोगों को ये आदत जिस दिन खत्म हो जाएगी ना कि सर सवाल देख के मैं डरता नहीं हूं, आप समझ लीजिएगा आप आधी जंग जीत चुके।
आप समझते ही नहीं बात को। सर जब ये a प्लस बी इज इक्वल टू सी लिखा गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, आज ये AgCN करके लिख दिया गया, मुझे बुरा लगने लग गया। अरे तो ये क्या बात होती है यार, ये 0.03 है, ये 0.1 है, 0 हो गया। इक्विलिब्रियम जब आएगा तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा तो सर ये खत्म हो जाएगा, ये कुछ कम हो जाएगा, ये भी कुछ कम हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं, 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट करेगा तो x मोल 2x से रिएक्ट करेंगे और इसके x, ये इक्विलिब्रियम। फिर क्या करते थे x की वैल्यू निकालने के लिए, सर केसी निकालते थे और x की वैल्यू निकाल लेते थे, चलिए केसी लिख देते हैं। बस अच्छी बात यह है कि इस इक्विलिब्रियम का जो केसी है 1/4 × 10⁻19। आप देखिए मुझे जो केसी दे रखा था सवाल में वो इस इक्विलिब्रियम का दे रखा था, और ये जो इक्विलिब्रियम है ये मेरे बने हुए इक्विलिब्रियम का उल्टा दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मुझे केसी मिल जाएगा, दिस इज एंड दिस इज x अपॉन नीचे क्या आएगा 0.03 माइनस x इंटू 0.1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। सर ये है मेरी इक्वेशन जिसको सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू आएगी वो यहां उठा के पुट कर देना। जैसे तुम यहां पुट करोगे तुम्हें Ag प्लस का इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा, यही तो निकालना है Ag प्लस का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो सर x यहां रख दीजिएगा, आ गया। अरे सर कहना आसान है सर, x सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे आप, कोई इतना गणितज्ञ नहीं है जो इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाले। सर या क्यूबिक इक्वेशन तो वैसे सॉल्व नहीं होती सर, हम तो गणित के स्टूडेंट, हमें पता, सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। यानी कहने का मतलब सर फिर ये सवाल कैसे करेंगे, क्योंकि अगर x की वैल्यू आ गई तो यहां रख देंगे, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी जैसे हम पहले करते थे, x सॉल्व नहीं होगा, बस समझो। और यहीं पर आती है मैं जो तुम्हें बेईमानी सिखाऊंगा, और ये बेईमानी हर उस जगह पर काम करेगी जहां पर कॉम्प्लेक्सेशन का केस होगा। यानी जब कभी भी कॉम्प्लेक्स आयन बनते हैं इस तरह से, तो आप समझ लीजिएगा ऐसे इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्सेशन के केस का के वैल्यू बहुत बड़ा होता है। ये तो 10⁻19 के ऑर्डर का है, 10⁻20, 24, 28, 38, 48 तक के ऑर्डर के वैल्यूज देखने को मिलते हैं, इतने बड़े के। यानी ये रिएक्शन इतना बड़ा के शो कर रही है कि ये जो हाथ है ये कहां है, सर ये हाथ वहां है, वहां। और सोचिए रिएक्शन कोशेंट क्या कहता है, रिएक्शन कोशेंट कहता है मैं आऊंगा तुम्हारे पास, दौड़ता जा रहा है, 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 दौड़ता जा रहा है। किसके पास जाने के लिए, रिएक्शन कोशेंट जाना चाहता है के पास, और के आसमान पे बैठा है। क्या पता चला, सर ये रिएक्शन तो आगे भागती जाएगी, भागती जाएगी, भागती जाएगी, भागती जाएगी, क्योंकि सर के तक पहुंचने में तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू 10⁻19 के ऑर्डर। अब आती है बेईमानी, जरा अकल लगाना भाई, एक बार समझाएंगे, देखते किस किस के समझ में आ रहा है, एक बार समझना जरा, ठीक। बेईमानी ये कहती है कि ये रिएक्शन आगे चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। तो सर इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में से कोई एक आदमी खत्म हो जाएगा। समझो खत्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर ये तो इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम में तो कोई ना कोई तो सारे रहते हैं, इसका मतलब ये खत्म कोई नहीं होगा सर। लेकिन सर बेईमानी तो कर सकते हैं। क्या बेईमानी, तुम देख पा रहे हो इन दोनों में लिमिटिंग रेजेंट Ag प्लस होगा, याद है लिमिटिंग रेजेंट निकालने का तरीका 0.03 डिवाइडेड बाय 1 एंड 0.1 डिवाइडेड बाय 2, ये छोटा नंबर। तो सर लिमिटिंग रेजेंट इज Ag प्लस, तो इसका मतलब मैं ये मान लेता हूं Ag प्लस खत्म हो गया, ऐसी तैसी। समझना, मैंने ये नहीं बोला Ag प्लस खत्म हो गया, मैं ये कह रहा हूं मैंने मान लिया Ag प्लस खत्म हो गया। मानो, रखो मत, कैसी बातें कर रहे हैं, सुनो जरा। अगर तुमने मन में ये माना कि Ag प्लस खत्म हो गया तो क्या ये सही बोल रहा हूं 0.03 माइनस x इज इक्वल टू 0, और अगर ऐसा है तो x की वैल्यू 0.03 होगी। हां सर बिल्कुल सही है, कोने में। अब भूल जाइए इस बात। सर आप जरा वैल्यू पुट करते हैं दोबारा। सर इसको मैंने 0 माना है सर, ये 0 है नहीं, मैंने माना है। उसको मानते ही बेईमानी ये कहती है, उसको मानते ही x माइनस 0.03, x की वैल्यू 0.03 के बराबर आ जाएगी। यानी अब जब मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा तो जरा बताओ वैल्यू क्या आएगी। सर x की जगह 0.03 रख दीजिएगा। नीचे आते हैं, 0.03 माइनस x तो 0 है। नहीं सर 0 माना है, वो 0 जैसा है, 0 नहीं है, यही बेईमानी। यानी 0 जैसा मानकर तुमने x की वैल्यू निकाली, और जब 0 रखने की बारी आई तो उसको 0 नहीं बोला, उसको y बोल दिया, और y को क्या बोला, ये 0 जैसा है, ये 0 नहीं है। एंड दिस इज बेईमानी, समझो बात को। नाउ दिस इज 0.1 माइनस 2x, x की वैल्यू कितनी आई थी बेईमानी करके 0.03, दैट इज 0.06 का होल स्क्वायर। अब तुम बताओ क्या इससे ये हमारा x केसी का वैल्यू है और ये एक्सप्रेशन है, क्या y सॉल्व करना मुश्किल है। सर अब y निकल आएगा 1 सेकंड में सर, कोई बेईमानी नहीं, कोई क्यूबिक नहीं सर, फट से आंसर निकल के आएगा। क्या है बेईमानी,
बेमानी यह है कि इसको जीरो मान लो, लेकिन जब जीरो रखने की बारी आई तो जीरो की जगह वाई रख दो और क्या बोलो, ये वाई जीरो जैसा है, जीरो नहीं। समझो, ये जीरो जैसा है यानी जीरो माना तो एक्स आ गया, और जब जीरो रखने की बारी आई इसको तो उसकी जगह वाई रख दिया और क्या बोला, ये जीरो जैसा है भाई, जीरो जैसा है, जीरो नहीं बोलना, बस जीरो जैसा है। और इस वाई को सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। समझो बात। फिर से बोलूं मैं एक बार, चलो फिर से एक बार बोलता हूं। ये सवाल कुछ ऐसा था जिसमें x की वैल्यू, केसी की वैल्यू 1/4 इंटू 10⁻19 है, जिसकी वैल्यू है x अपॉन 0.03 माइनस एक्स इंटू 0.1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये समझ में आता है सर ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, खूब चलती जाएगी चलती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ सर एजी प्लस जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या एक्सप्रेशन था, एजी प्लस प्लस 2cn माइनस गिव्स एजी cn होल ट्वाइस माइनस। तो सर ये आपका 0.03 माइनस एक्स था, ये 0.1 माइनस 2x था और ये x था। ठीक, अब आप ये कह रहे हैं सर ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तो सर इन दोनों में कोई एक आदमी मान लेते खत्म हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। हाँ, कौन खत्म होगा सर, जो लिमिटिंग है, और लिमिटिंग कौन है, एजी प्लस। समझ रहे हो बात को, इसका सर एजी प्लस खत्म हो जाए। अब अगर एजी प्लस खत्म हो जाएगा तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सर ये ऑलमोस्ट खत्म, क्या मतलब हुआ, कोने में जाके 0.03 माइनस एक्स को जीरो बोल दिया और एक्स की वैल्यू चुपचाप 0.03 रख दी। क्लियर, लेकिन तो अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं जरा, यहां पर x की वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 0.03 डिवाइडेड बाय, सर इसको ही तो जीरो बोला था आपने। तो अब मैं बेमानी क्या कर रहा हूं, ये जीरो मान रहा हूं, उससे x निकाल रहा हूं, और जब जीरो रखने की बारी आती है इसको तो जीरो ना रखकर उसको y रख देता हूं और क्या बोलता हूं, y जीरो जैसा है, जीरो नहीं। समझ रहे हो बात को, और ये आ गया आपका 0.1 माइनस एक्स की वैल्यू तो आपने पहले निकाल रखी है 0.06 का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या ये आसानी से y सॉल्व नहीं हो जाएगा, एंड व्हाट इज y, y वही एजी प्लस है जो तुम्हें चाहिए, यही तो है y, इसी की तो वैल्यू चाहिए सर, एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो यही तो है सर, ये जीरो जैसी आएगी। आप देखिएगा, आप कैलकुलेट करके देखिए, अगर तुम में से कोई समझदार है तो एक बार कैलकुलेट करके देखे, 7.5 इंटू 10 माइनस न जाने क्या आता है, माइनस 18 मोलर, ऐसे कुछ निकल के आएगा अगर कैलकुलेट किया हो तुमने। शाबाश शिवांश, बिल्कुल सही कह रहे हो, वंशिका बिल्कुल सही कह रही हो, 7.5 इंटू 10⁻18 निकल के आएगा। क्या ये जीरो जैसा नहीं है, 10 की पावर -18 समझते हो, 0.00000000, सर ये जीरो ही जैसा। लेकिन इसको निकाला कैसे आपने सर, क्यूबिक कैसे सॉल्व कर ली, क्यूबिक नहीं सॉल्व की मैंने, बेमानी की है। बेमानी क्या की है, एक बार इसको जीरो माना, जीरो मानकर एक्स निकाला, और जब जीरो रखने की बारी आई तो उसको जीरो की जगह वाई रख दिया और सीधे वाई की वैल्यू सॉल्व कर ली। और ये हमेशा यूज किया जाएगा जब कभी भी कॉम्प्लेक्सेशन का केस होगा, जब कभी भी कॉम्प्लेक्सेशन का केस होगा आपको ये बेमानी करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन जब भी बनता है उसका के बहुत बड़ा होता है, और जब के बड़े होते हैं तो इस तरह की बेमानी की जा सकती है। अब इसको जो है एक बार सही से रिवाइज करना है ना, एक बार सही से रिवाइज करना, और जो है मैं इसी के ऊपर कुछ होमवर्क भी दे रहा हूं, और वो होमवर्क भी तुम लोग एक बार कर लेना। कुछ होमवर्क के भी सवाल हैं तो मैं इसी के अंदर होमवर्क भी डाल दूंगा, तो तुम इनके होमवर्क के सवाल जैसे ये ले लेते हैं, ये तो शायद हमने अभी किया है, बिल्कुल सही है, ये ले लेते हैं, एक और होमवर्क ले लेते हैं, ये भी करके देखना, एक और होमवर्क ले लेते हैं, ये सब तुम्हारे एग्जाम के कुछ कुछ सवाल हैं, ये भी होमवर्क ले लेते हैं, ये भी होमवर्क ले लेते हैं। तो ये कुछ होमवर्क के सवाल है, इनके आंसर भी मैंने बगल में लिख रखे हैं, है ना, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो आज इतना ही करते हैं, है ना, और अगली क्लास में हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, और उससे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कहानी, 2 मिनट की कहानी, उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, एंड देन मल्टीपल इक्विलिब्रियम और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, और उसके बाद छोटा सा ली चैटले प्रिंसिपल। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सब लोग साथ साथ करते रहें, है ना, साथ साथ करते रहेंगे तो आसान रहेगा। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।